कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के यहाँ के विभागाध्यक्ष, और ये बड़ी विचित्र सी थोड़ी सी मेरे लिए स्थिति है कि मुझे बहुत अच्छे से बड़े आदरपूर्वक मेरे मित्र जो हैं उन्होंने मेरा परिचय आपको दिया, लेकिन हम सहपाठी थे, हम क्लासमेट रहे हैं। तो और जिस तरीके से इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मतलब अपने बारे में बहुत सी बातें जो हैं एक तरीके से वो छुपा गए आई मीन मतलब जितना वो उनकी जो विद्वता है उसके बारे में वो स्वयं तो बखान नहीं करेंगे, लेकिन मतलब क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी पे जो इनका अधिकार है, तो हम उन्हीं दिनों से जब कभी भी किसी विषय पर हम कुछ अध्ययन कर रहे होते थे तो जरूर इनके पास जा कर के हम इनसे सलाह लेते थे। तो और दूसरा संजीव जी जो हैं वो मेरे विद्यार्थी रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आकर के बहुत खुश हूँ, और यहाँ पे शायद दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ, और जब भी यहाँ पर इस कॉलेज में आना होता है तो काफ़ी हर्ष सहित मुझे काफ़ी खुशी होती है यहाँ आने में। तो मतलब अपने मित्रगणों से और प्रोफेसर पांडे जो हैं उनसे हम समय समय पर मिलते रहे हैं अलग अलग मीटिंग्स में, और ये हमसे इतने सीनियर हैं लेकिन उस बात का हमें कभी आभास नहीं होने देते जब भी कभी इनसे हमें कुछ भी किसी भी प्रकार की एकेडमिक हमें एडवाइस लेनी होती है तो मतलब इतने मतलब सुगम तरीके से हमसे बात करते हैं कि अपने सीनियर होने का हमें आभास नहीं कराते हैं। तो इन शब्दों के साथ, इस औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ मैं आज अपनी बात शुरू करता हूँ। तो एक्चुअली मैं ये कुछ जो विचार हैं हाल फिलहाल में मुझे जहाँ कहीं पे भी इनवाइट किया जा रहा है, मैं अपने इन विचारों को कुछ बार बार रख रहा हूँ। तो और वो जो हैं बेसिकली क्योंकि मेरा जो एक प्रमुख, मैं आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप में से कुछ अंडर ग्रेजुएट और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी होंगे, तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी आप में हैं। तो मैं आजकल जो अपने स्टूडेंट्स में एक विशेष प्रकार की मैं देखता हूँ कि चिंता उनके अंदर मुझे मिलती है, वो विषय को लेकर के कि आजकल ये माना जा रहा है कि साइंस पर बहुत ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं उसको महत्व दिया जा रहा है, और जो सोशल साइंसेज हैं और जो ह्यूमैनिटीज़ हैं उन पर इतना ज़्यादा, और उसमें भी जो अप्लाइड जो एस्पेक्ट्स हैं जैसे सोशियोलॉजी है और साइकोलॉजी है, इसमें आजकल विद्यार्थी जो हैं आगे उनको लगता है कि कुछ करियर है, और फिलॉसफी ख़ास तौर पर कुछ इस प्रकार का विषय बन गया है कि स्टूडेंट्स को लगने लगा है कि मतलब जैसे कि उनका जो विषय है उसकी वो एक तरीके से समझिए कि दोबारा से खोज करने में वो लगे हुए हैं, और वो अपने थोड़ा करियर को लेकर के चिंतित मुझे दिखाई पड़ते हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों के जो स्टूडेंट्स जो बैचेस बार जो मतलब अगले बैचेस आ रहे हैं उसके अंदर ये चिंता थोड़ी सी मुझे काफ़ी मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है। तो इस विषय में मैं कुछ समय से जहाँ कहीं पे भी मुझे बुलाया जा रहा है, मैं अपनी बात जो है इसी विषय को लेकर शुरू करता हूँ और फिर दूसरे विषयों पर लेकर के आता हूँ। तो अगर इस विषय पे बात की जाए तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि सबसे पहले अगर आप अगर यूनिवर्सिटी का जो आइडिया है, यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको देखें तो आप पाएंगे कि उस आइडिया के अंदर ही कहीं ना कहीं दर्शन की जो मेथडोलॉजी है वो छुपी हुई है। जैसे कि अगर हम आज की जो शिक्षा मतलब जिसको हम अगर यूरोप का अगर हम इतिहास देखें तो वहाँ पे प्री एनलाइटनमेंट पीरियड और पोस्ट एनलाइटनमेंट, या अगर उसको ऐतिहासिक रूप से अगर हम उसको अगर उसका विभागीकरण करें तो एक मिडीवल मध्यकालीन युग आ जाता है, और उसके बाद जो है एनलाइटनमेंट नव जागरण काल जो है वह आ जाता है। तो क्या ये हिस्टोरिकल डिवीजन ही है? हिस्टोरिकल डिवीजन से कहीं अधिक है। किस प्रकार से? क्योंकि अगर हिस्टोरिकल डिवीजन के अलावा ये एक विचार पद्धति का विभागीकरण है। किस प्रकार से? अगर हम मध्यकालीन युग में देखें तो वहाँ पर जो हम शिक्षा का जो हम एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलते थे, वो कॉन्सेप्ट ये होता था कि जो भी कुछ जाना हमें, वट एवर इज़ टू बी नोन,
is already in a certain sense known. जो भी कुछ हमें जानने योग्य है या हमें जाना चाहिए, वह पहले से ही जाना जा चुका है. ये हम मान करके चल रहे हैं अगर मध्यकालीन युग में देखें. और वो बात अलग है कि हम उसको एक उसके सोर्सेज अलग अलग रख सकते हैं. वो डिपेंड करेगा कल्चर, वो डिपेंड करेगा वहाँ का जो कल्चरल व्यवस्थाएं हैं उस पर डिपेंड करेगा. अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे दिल बी डिफरेंट सेट ऑफ काइंड ऑफ स्क्रिप्चर्स regarding which we would say that whatever is to be known is already there in these scriptures, if you understand what I mean, right? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन अब हालांकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन इतने लंबे समय से मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ कि हिंदी में अचानक बोलते हुए मुझे थोड़ा सा तो I hope you understand what it means. The idea was that whatever is to be known is already there somewhere. All right, and depending on the cultural, social, historicity of a place that we are talking about, those set of books might differ. All right, say for example in Europe, the idea would be if you want to kind of understand how everything originated in the first place, then the idea would be that read Bible, right? Bible tells you that this is how it all started and so on and so forth. All right. So the idea overall was that whatever needed to be known is already known in some way or the other. But that idea is challenged later on during Enlightenment period. And another thing that I would I wish to state here is, उस समय ना केवल मतलब कोई भी जो जुड़ी किसी भी प्रकार से अगर आप ग्रीक युग देखें तो वहाँ पे उस समय का आप आर्किटेक्चर देखिए. Say for example, the Colosseum is one huge monument. So you'll find, it was absolutely, you'll hardly find a stadium of that dimension even today, right? तो उसके अंदर अभी भी पता चल रहा है कि किस तरीके से उनके अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स भी हमें पता चल रहे हैं. It was a huge feat of architecture, science and technology in a certain, in a certain way. Mathematics had progressed, and philosophical ideas were making progress like never before. So the idea is that after a particular period of time, this independent sense of inquiry that whenever whatever theme that you're inquiring into, you do it independently of completely objectively and independently of any biases, right? That thing comes under so to speak, that gets challenged after Constantinople. Alright, जो वहाँ पे पहले जो मतलब ग्रीक युग के बाद जो राजा बनते हैं, और उस समय जो गेलन जो उस समय के एक तरीके से बहुत बड़े वैद्य थे और जिन्होंने बड़े मेडिकल साइंस से जुड़े जो स्केचेस वगैरह बनाए, आप सोचिए कि करीब 1100 ईयर्स तक उन्हीं स्केचेस के थ्रू मेडिकल यूरोप में इलाज वगैरह होता रहा. Right, and I'm not mentioning the kind of advancements that had taken place in India. India उस समय medical sciences में काफ़ी advanced हम लोग उस समय, जैसे rhinoplasty के बारे में कहा जाता है कि rhinoplasty का mention है हमारे बहुत से, लेकिन मैं फ़िलहाल जो है यूरोपीय इतिहास की बात कर रहा हूँ. So the idea that I'm trying to sort of put across to you is that for 1100 years there was hardly any progress of this kind. Why? Because the idea was that whatever needed to be known is already known, right? So the idea of research was largely missing. This is the point that I'm trying to put across to you. You understand what I mean? जो research का idea था कि अब research का जो idea है जो after enlightenment हम लोग by and large पाते हैं, और medieval period के दौरान ये था कि कोई भी जो आप अपना idea सामने रख रहे हैं वो that should be in consonance with certain pre-existing ideas. राइट, जैसे कि एक लीनियर नोशन ऑफ टाइम है. अब लीनियर नोशन के टाइम के अकॉर्डिंग पूरी जो ब्रह्मांड है वो एक समय पर किसी समय शुरू हुआ, राइट? अगर आप अपना आइडिया इस तरीके से रखते हैं कि नहीं टाइम सिक्लिकल है, राइट, या इन्फिनिटी, और जैसे भारतीय दर्शन में अनंत को हम बड़े उस मतलब क्या बोलते हैं सेलिब्रेटिव रूप से कहेंगे. अनंत का जो आइडिया है इन्फिनिट, आप एरिस्टोटल तो आपने सबने ही पढ़ा होगा, उनके आर्ग्यूमेंट्स आप देखिए, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं कि इनफाइनाइट रिग्रेस नहीं हो सकता. ऑलराइट, इसलिए गॉड, मेकिंग सेंस टू यू, क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता इसलिए. तो कहने का अर्थ ये है कि उस समय केवल वही कहा जा सकता था जो उस समय के आइडियाज से मेल खाता हो,
आप कोई भी इंडिपेंडेंट आइडिया नहीं रख सकते। मतलब जैसे कि वो काफ़ी फेमस जो है कि पहले हम लोग मानते थे कि धरती जो है वो दिस इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट दैट हैड टू बी चेंज, एंड गैलीलियो ऑल ऑफ अस नो हाउ ही सॉर्ट he was penalized for putting forward this idea that it's not the earth, rather it's the sun which is at the center of the solar system, right? तो अब जो पोस्ट एनलाइटनमेंट पीरियड था, राइट, उसके अंदर जो रिसर्च का आइडिया है वो ये है कि यूनिवर्सिटी जो है इट्स नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ लर्निंग, इट्स अ प्लेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, इफ यू सी व्हाट आई मीन, राइट? अब जैसे प्रोफेसर पांडे जैसे BHU से हैं, तो वहाँ पर अब जैसे PhD उनके अंडर कोई कर रहा है, प्रोफेसर सतीश सिंह के अंडर अगर कोई PhD कर रहा है, तो जनरली अगर आप इंटरव्यूज में अपीयर होंगे या आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, तो आप वहाँ पर उनसे आपसे पूछा जाएगा कि आपका रिसर्च प्रॉब्लमैटिक क्या है, आपने ऐसी क्या प्रॉब्लम खोजी जिसका उत्तर अब तक नहीं दिया जा सका है, राइट? इसके लिए एक दूसरा शब्द जो प्रयोग होता है रिसर्च गैप, राइट? तो आप जैसे अभी आप कुछ बैचलर्स, आप कुछ में से कुछ BA कर रहे हैं, कुछ MA कर रहे हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि BA का अर्थ क्या है। अब अचानक से जब आप MA में जाएंगे तभी भी एग्जाम हो रहा है, ऑलराइट, उसके पीछे कुछ आइडिया तो होना चाहिए ना, राइट? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो अब तो खैर BA और MA को कंसोलिडेट भी कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया। सो जनरली व्हाट आई ट्राई टू सॉर्ट ऑफ गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट could be that आप जैसे किसी जनरली जो मैं एग्जांपल देता हूँ वो इस तरीके का है, जैसे कि मैं वाराणसी आया, अब कुछ समय रहने के बाद अभी तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया शहर होगा, राइट? मुझे बहुत सारी जैसे अब मेरे मित्र हैं सतीश जी, तो मुझे इधर उधर कहीं पे भी ले जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ये कौन सी जगह है। जैसे अभी हम गए तो मैंने पूछा वहाँ पे कि कौन सी जगह है, तो फिर उन्होंने बताया, उसका इतिहास बताया, राइट, वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से भी आप बैचलर्स में जब आ रहे हैं, स्कूल का जो पीरियड होता है वो तो स्कूलिंग से ही आपको सारा आइडिया हो जाता है, राइट? आप चीज़ों को ठीक से समझ रहे हैं या नहीं उसके ऊपर सारा निर्भर है। बैचलर्स में आप एक सब्जेक्ट को ले करके उसके अंदर आप पारंगत होना चाहते हैं, राइट? बैचलर्स में आप जैसे किसी नए शहर में आकर के उसकी खोजबीन शुरू होती है, उसके कौन सा रास्ता किधर जाता है, उस तरीके से आप एक जो है ना अन्वेषण शुरू करते हैं, और फिर आप मास्टर्स में आकर के यू मास्टर द डिसिप्लिन, ऑलराइट? तो मास्टर्स का आइडिया ये है कि आपने उस विषय के बारे में जितना आप मैक्सिमम जान सकते थे, मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग जो अब तक एक नॉलेज कॉर्पस उसमें एग्जिस्ट करता है, वट एवर नॉलेज हैज बीन जनरेटेड इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन, यू आर मोर और लेस अवेयर ऑफ दैट, ऑलराइट, हैव एन आइडिया ऑफ दैट। जब आप एक रिसर्च प्रोग्राम में एंटर करते हैं, उसका आइडिया ये होता है दैट नाउ यू नो योर इंटरेस्ट, ऑलराइट, विद इन that particular discipline, and you have discovered that there are certain questions, you read some research papers and so on and so forth, and then there is a problem that you still find unanswered, or a new problem that you believe hasn't occurred, all right, hasn't hitherto occurred to the earlier scholars, all right? तो ऐसा कुछ प्रश्न उठाते हैं आप, और आप नॉलेज जनरेशन, राइट, मतलब ज्ञान की उत्पत्ति में भागीदार बनते हैं। सो नाउ यू आर अ पार्टिसिपेंट इन जनरेटिंग नॉलेज, इफ यू सी व्हाट आई मीन, राइट? ये एक जो आइडिया है, आपको लगेगा कि हमें इतनी सिंपल बातें जो एक तरीके से अंडरस्टूड ही हैं, उनके बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अनुभव कुछ समय से बता रहा है कि इस आइडिया को हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो वो जो हम जैसे हमारे पास रिसर्च प्रपोजल्स भी आते हैं, तो वो जनरली एसेज टाइप से आ रहे हैं, ऑलराइट, जिसके अंदर ये आइडिया जो है वो हमें लगता है कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहा है। वो मिडीवल आइडिया है कि आप एक ही चीज़ को, जैसे मिडीवल आइडिया क्या था लर्निंग का, कि देखिए आंसर तो सारे इस किताब के अंदर छुपे ही हुए हैं ऑलरेडी, तो आप किसी प्लेस ऑफ लर्निंग पे क्यों आ रहे हैं? आप इसलिए आ रहे हैं कि उसको पूरी तरीके से ही रट डालें। आप समझ रहे हैं, राइट? कोई एक स्क्रिप्चर होगा, उसको आप पूरी तरीके से ही रट डालें, ऑलराइट, उसमें कहाँ क्या लिखा हुआ है वो सारा आपको पता चल गया, अब आप उसमें पारंगत हो गए, एंड दैट्स द मोर और लेस एंड, राइट? ये आइडिया यूरोप में मध्यकाल में प्रचलित रहा, राइट? अब जो नया आइडिया है उसके अंदर आप देखिए एनलाइटनमेंट के बाद,
100 सालों में अलग अलग फील्ड्स, क्योंकि वो सारे अलग अलग जो एरियाज हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, राइट। पहले एथिक्स भी जो एज अ डिसिप्लिन था वो पूरा रिलीजन से जुड़ा हुआ था, राइट। यहाँ तक कि अगर आपको कुछ मतलब आपके अंदर कुछ एक द्वंद्व पैदा हुआ है किसी चीज़ को लेकर के, राइट, एथिकल क्वेश्चंस, तो एथिकल इंक्वायरी तो वहीं से शुरू होगी ना, जब आपके अंदर कोई ना कोई द्वंद्व, जैसे भागवत गीता में देखिए, राइट। अब उससे द्वंद्व से इतने उससे बड़ा द्वंद्व और कहाँ पर होगा, राइट। अब अर्जुन जो है वो कह रहे हैं कि इतने लोगों को, और ना केवल वो लोग, वो उनके सखा भाई हैं, उनको मैं कैसे मारूं, राइट। तो युद्ध जो है वो हमेशा एक प्रकार का एक द्वंद्व पैदा करेगा, राइट। लेकिन उस समय क्या था कि उस समय ये माना जा रहा था कि एथिक्स में भी सारे आंसर ऑलरेडी हैं। आप क्या करेंगे, आप पूजा स्थल पे जाएंगे वहाँ पर यूरोप में, और वहाँ पे जाकर के वो कॉन्फेशन का आइडिया था, आप कॉन्फेस कर दीजिए, फिर जो आपसे उनको आपको बताया जाएगा, ठीक है, अब आप जो है या तो आपको कुछ सोल्यूशन दे दिया जाएगा, या आपके जो एक तरीके से जो है आप जो एथिकल नोशंस हैं उनकी यू विल बी इन लाइन विद दोज एथिकल नॉर्म्स, राइट। तो ये जो एक सबसे पहला जो हमें जो विषय वस्तु है ना, वो ये समझनी जरूरी है कि मॉडर्न कॉन्सेप्शन जो है यूनिवर्सिटी का, वो ये केवल ज्ञान अर्जित करना ही नहीं है, बल्कि ज्ञान को कि हाँ में भागीदारी बनना है, ऑलराइट। तो अल्टीमेटली, और दूसरा, अब आप कहेंगे कि प्रश्न तो ये उठाया गया था कि दर्शन शास्त्र का जो महत्व है वो क्या है। मैं अपने जनरली स्टूडेंट्स को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, यूनिवर्सिटी में का अगर उसका जो कॉन्सेप्शन है, ऑलराइट, इफ दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्शन बिहाइंड द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, देन philosophy is built into it, making sense to you, because what do we do in philosophy? What we do in philosophy is that we do pure conceptual reflection, isn't it? जैसे कि मतलब अब आप मान लिया, अगर आप क्या बोलेंगे, जैसे कि आप बिल्कुल जो शुरुआती उत्पत्ति थी, अगर उसके बारे में भी आप बात करें, ऑलराइट, तो उसके विषय में भी आपको I mean, first of all, you'll have to kind of think about it in pure conceptual terms. Is it making sense? जैसे नास्तिक सूक्त है, नास्तिक सूक्त किस तरीके से शुरू होता है? क्या बिल्कुल शुरुआत में कुछ रहा होगा या कुछ नहीं रहा होगा, ऑलराइट। यही बिल्कुल पहला जो उसका जो वाक्य है वो यही है। अब उसके अंदर क्या कहा जा रहा है? उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर पहले कुछ था, बिल्कुल शुरुआत में अगर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी वस्तु से हो रही है, तो फिर वो शुरुआत कैसे हुई? उससे पहले भी कुछ रहा, ऑलराइट। अगर उस समय नासद अगर कुछ भी नहीं था, ऑलराइट, तो उसमें से उत्पत्ति कैसे हो सकती है, राइट। तो हम कोई भी प्रश्न अगर उठाएं, मान लिए ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का ही प्रश्न उठाएं, तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे काम करना पड़ेगा, ऑलराइट, कि ये आइडिया जो है पूरी ब्रह्मांडीय उत्पत्ति, ऑलराइट, उसके अंदर सबसे पहले हमें अपनी डेफिनेशंस के बारे में सोचना होगा। ब्रह्मांड हम किसे कह रहे हैं, ऑलराइट। ब्रह्मांड का मतलब सब कुछ इकट्ठा। ये सब कुछ क्या होता है, ऑलराइट। क्या सब कुछ किसी एक वस्तु से आएगा या बिल्कुल अभाव से आएगा? मेकिंग सेंस टू यू? दोनों ही केसेस प्रॉब्लमैटिक हैं। और नास्तिक सूक्त जिनमें से अगर आप में से किन्हीं ने पढ़ा है, तो उसके अंदर उसका आंसर नहीं दिया जा रहा, ऑलराइट। केवल लास्ट में ये कहा जा रहा है कि शायद दीज गॉड्स अबव, मे बी दे नो और मे बी दे डोंट, शायद उन्हें भी ना पता हो, राइट। तो केवल प्रश्न भर करके उसको छोड़ दिया जा रहा है, उसके कोई आंसर नहीं दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप नास्तिक सूक्त को ही देखें, तो एक रिसर्च के प्रारूप का ही कितना अच्छा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता है, ऑलराइट। और ये कितना फिलोसॉफिकल है, ऑलराइट। इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि सबसे पहले आप ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का प्रश्न जो है, आजकल तो हम साइंस से जोड़ करके देखते हैं, इजंट इट। जितने भी आप बड़े साइंटिस्ट, जिनके अगर मैं आपसे कुछ कहूँ कि भैया आप किन बड़े साइंटिस्ट का नाम इस समय आपको याद होगा, आप किन का नाम लेंगे? आइंस्टाइन, अभी जो अगर रिसेंट नाम लिया जाए स्टीफन हॉकिंस, ऑलराइट, इन्हीं का नाम सबसे ज़्यादा हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप कभी सोच करके देखिए, क्या इन्होंने कोई इन्वेंशन किया? इन्वेंशन के नाम पर तो इन्होंने ऐसा कुछ वो नहीं रहा, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस ने कोई कंप्यूटर का आविष्कार किया, कुछ ऐसा किया नहीं, ऑलराइट। और जनरली आप ये देखिए कि हम इन फिलोसोफर्स, हम इन साइंटिस्ट को इतना आदर क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि इन्होंने फिलोसॉफिकल प्रश्न उठाए। मेकिंग सेंस, इनके जो प्रश्न थे वो प्योर कॉन्सेप्चुअल थे, और वही प्रश्न फिलॉसफी से भी जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मेथोडोलॉजी का। ऑलराइट, शुरुआत में तो सभी, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, जब आप साइंटिस्ट भी अगर आप बन जाते हैं, जैसे कि मैं जो उदाहरण जनरली देता हूँ वो ये है कि मान लिया आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट बन गए। ऑलराइट, अब जैसे कि सीवी रामचंद्रन, जिनका आजकल नाम काफ़ी सुर्खियों में रहता है, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं यूएसए में। अब अगर वो है न्यूरोलॉजिस्ट, लेकिन न्यूरोलॉजी जो है वो एक तरफ तो मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, ब्रेन से जुड़ी हुई है, जो कि एक भौतिक वस्तु है। ऑलराइट, लेकिन वो थिंकिंग से भी जुड़ी हुई है। ऑलराइट, अब जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं उनके सोचने के उसमें भी कुछ ना कुछ दोष रहता है। देयर इज समथिंग आई मीन नॉट राइट अबाउट द वे दे थिंक। जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अगर आप उनको कुछ आधी तस्वीर दिखाएंगे फूल की, तो उनको लगता है, अगर ड्रॉ करने के लिए कहेंगे तो वो आधी ड्रॉ करेंगे और उनको लगेगा कि उन्होंने पूरी ड्रॉ कर दी है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं सोचने में भी दिक्कत है। अगर अब उनको कोई एक्सपेरिमेंट अगर सेटअप करना है, तो सबसे पहले तो वो ये सोचेंगे ना कि माइंड क्या होता है। Not only is he studying about brain, but he has to eventually set up an experiment regarding mind as well. Alright? अब उनको माइंड क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। ब्रेन क्या होता है वो तो वो पता लगा लेंगे क्योंकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। राइट, वो बता देंगे ये न्यूरॉन्स हैं, ये है वगैरह वगैरह, न्यूरॉन्स ऐसा दिख रहा है, उसके अंदर जाते हैं तो न्यूक्लियस होता है वगैरह वगैरह वगैरह। राइट, लेकिन माइंड क्या होता है? अब जब अगर वो ब्रेन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें माइंड भी शामिल हो जाता है, लेकिन माइंड का कोई प्रारूप नहीं है। अब अगर उसमें माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं, दिमाग नजर नहीं आ रहा है। ऑलराइट, अब साइंटिस्ट के लिए भी ये प्रश्न उठ गया ना कि अगर मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ वो सोचने के विषय में भी है, माइंड के विषय में भी है, मैं अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसे करूँ? इज इट मेकिंग सेंस टू यू? उसको ब्रेन और माइंड में संबंध की स्थापना करनी पड़ेगी। अब वो फिलॉसफी के क्षेत्र में अपने आप आ गया या नहीं आ गया? अब उसको माइंड की डेफिनेशन करनी पड़ेगी। राइट, तो अब अगर वो अपने एक फ्रंटियर पर पहुंच गया, क्या बोलते हैं, कटिंग एज जिसको रिसर्च कहते हैं, अब वहां से आपको पैराडाइम बदलना पड़ता है। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? एंड देन यू कैंट हेल्प बट बी फिलोसॉफिकल इन योर एटीट्यूड। आपको फिलोसॉफिकल बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे चल ही नहीं पाएंगे। अब जैसे आइंस्टाइन थे, सोचें तो समय का क्लियर ही तो हमें आभास होता है कि समय हमेशा आगे की तरफ जाता है, और जो बीत गया वह पास, जो अभी आगे है वो भविष्य है, और जो इस समय राइट नाउ वो वर्तमान है। ऑलराइट, लेकिन उससे बहुत सारे जो प्रश्न हैं हमारे वो आंसर नहीं होते हैं। ऑलराइट, अब धीरे धीरे करके जब अगर वो आंसर नहीं हो रहे हैं तो हमें समय का पैराडाइम ही बदल देना होगा। अब वो बड़ा कष्टदायी होता है क्योंकि वो बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव जाने लगता है। ऑलराइट, लेकिन आपको कभी भी अगर आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आपको डेफिनेशंस में घुसना पड़ेगा, आपको अवधारणाओं में घुसना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स में घुसना पड़ेगा, और वहां पे आपको प्योर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग करनी पड़ेगी। इजंट इट? अब जैसे स्टीफन हॉकिंस हैं, अब वो कितने सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स आपको देते हैं। मेकिंग सेंस? टाइम ट्रेवल क्यों नहीं पॉसिबल है? टाइम ट्रेवल इसलिए नहीं पॉसिबल है, वो आपको कोई इक्वेशन नहीं बना करके दे रहे हैं। ऑलराइट, इक्वेशन बाद में आएगी, हो सकता है वो बना दें, बाद में बनेगी। पहले उनको एक फिलोसॉफिकल, प्योर कॉन्टेम्पलेटिव तरीके से, फिलोसॉफिकल तरीके से एक दार्शनिक का हैट पहनना पड़ेगा उनको, और तब सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकता? थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है? अगर आप टाइम ट्रेवल करें, आप पीछे जा करके अपने किसी पूर्वज की हत्या कर सकते हैं, तो आप होंगे ही नहीं। अगर आप हैं ही नहीं तो आप पीछे कैसे जा करके हत्या कर पा रहे हैं? समझ रहे हैं आप? अब ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ही संभव नहीं है तो वो इक्वेशन में क्या जाएंगे? इज मेकिंग सेंस टू यू? अब जो आप में से अगर कुछ फिलॉसफी ऑफ माइंड पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा उसके अंदर आप हमेशा थॉट एक्सपेरिमेंट से काम चलाते हैं। ऑलराइट, डेकार्ट क्या कर रहे हैं? वो भी एक तरीके का थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर ऐसा हो कि इस समय मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ऑलराइट, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि फिलॉसफी जैसा विषय जिसको ले करके आजकल हम लोगों में थोड़ी बहुत निराशा बढ़नी शुरू हो गई है विभिन्न कारणों से, हमें सबसे पहले तो ये समझ हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए कि फ़िलॉसफी को आप कभी भी यूनिवर्सिटी से ख़त्म कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? क्योंकि वो उसकी नई मैथडोलॉजी से जुड़ी हुई है। अगर यूनिवर्सिटी रिसर्च की जगह है, ऑलराइट, और रिसर्च में अगर हम नए प्रश्न उठाते हैं,
ऑलराइट। और अगर चाहे किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित रिसर्च हो, अगर आप उसके एक फ्रंटियर तक पहुंच जाते हैं तो आपको पैराडाइम बदलने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप पैराडाइम बदल रहे होते हैं तो आप फिलॉसफी आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप उसको प्योर अवधारणात्मक तरीके से सोचेंगे। जैसे सीवी रामचंद्रन हैं, वो हैं तो पेशे से उनकी जो ट्रेनिंग है वो न्यूरोलॉजी की है, राइट, लेकिन वो आजकल फिलॉसफी ऑफ माइंड में लीडिंग रिसर्चर हैं। ऑलराइट, क्यों है? क्योंकि उनको जब वो माइंड के विषय में एक्सपेरिमेंट सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें माइंड क्या है इसके से जुड़े हुए डेफिनेशनल प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। ऑलराइट, उसको परिभाषित कैसे करें? ऑलराइट, माइंड जैसा कुछ होता है भी या नहीं होता? जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा, पॉल चर्चलैंड, पैट्रिशिया चर्चलैंड जैसे जैसे कुछ जो दार्शनिक हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने वो प्रपोज किया है ना एलिमिनेटिव फिजिकलिज्म, राइट। वो कह रहे हैं कि केवल ब्रेन होता है, माइंड होता ही नहीं। Is it making sense? We should give up the idea of mind altogether. परिभाषा की तो बात छोड़ी, क्योंकि वो परिभाषा उसकी हो ही पानी बड़ी मुश्किल है। ऑलराइट, वो कह रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज में, अब मैं धीरे धीरे करके लैंग्वेज की तरफ आता हूँ, वो कहते हैं कि अगर लैंग्वेज में कोई शब्द है तो आप ये ना मान करके चलें कि उससे जुड़ा हुआ भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। कई बार लैंग्वेज में कुछ शब्द होते हैं लेकिन वो निरर्थक होते हैं। पहले तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ने ही कहा। धीरे धीरे अब जैसे कुछ ऐसे भी शब्द जो हमें बड़े अर्थपूर्ण नजर आते हैं, जैसे कि माइंड। ऑलराइट, अगर उनके ऊपर हम आगे रिसर्च में आगे बढ़ते हैं, इवन न्यूरोलॉजिस्ट जब आगे रिसर्च में बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि माइंड जैसा परिभाषित करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि कहीं पूरी बॉडी में आपके माइंड नज़र नहीं आ रहा है। जिसको आप ब्रेन कह रहे हैं वो सेल हैं। ऑलराइट, अगर आपसे कहा जाए कि भाई अगर आपको कुछ लाल दिखाई पड़ रहा है और ब्रेन में आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर लाल कहाँ है, आप आंसर नहीं दे सकते। उसके किसी भी तरीके से आप न्यूरोलॉजिस्ट जो है तरह तरह के स्कैन करता है, और ज़्यादा ये कह सकता है कि ये वाला जो स्कैन है ना, ये लाल रंग देखने पर बनता है, लेकिन ये आंसर तो नहीं हुआ क्या ये लाल रंग है, ये लाल रंग तो नहीं है। हम इतने छोटे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं कि अब देखिए, मान लिया अब कोई एक रंग है, मान लिया मेरा जैकेट का ही जो रंग है, हम सब लोग कहेंगे क्या रंग है, मरून है या लाल है, राइट। लेकिन आपका लाल क्या है वो तो मैं नहीं देख सकता, कभी भी कोई तरीका ही नहीं है मुझे ये जानने का कि आपको लाल कैसा दिखाई पड़ता है। ऑलराइट, फिर भी हम इस सब बात पर सहमत हैं कि ये लाल है, भाषा में सहमत हैं। ऑलराइट, जिसको आप कहते हैं, इसको कहा जाता है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, आप में से कुछ लोग शायद जानते हैं, राइट। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि भाषा में कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं, ऑलराइट, जिनको हम ऐसा लगता है कि सब समझते हैं और इसके सब विषय में सब जानते ही तो हैं, इसकी परिभाषा करनी क्या जरूरी है। मेकिंग सेंस टू यू? ऑलराइट, लेकिन जब हम उसको क्लोजली एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक शब्द है, जैसे कि माइंड। ऑलराइट, अब पॉल चर्चलैंड जो है वो तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि माइंड बहुत, वो एलिमिनेटिव फिजिकलिज्म में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई शब्द है तो हमारा उसके प्रति बड़ा आग्रह बन जाता है कि ऐसा तो कुछ होगा ही, राइट। जैसे समय आगे की ओर बढ़ता है भविष्य, पीछे की ओर जाता है भूतकाल। ऑलराइट, ऐसा तो है ही, इसी को तो समय कहते हैं। ऑलराइट, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि समय तो है नहीं। Is it making sense? Alright, the idea of time starts to disappear. Making sense to you? इसी तरीके से जैसे मैं ये जो माइंड जैसा शब्द जिसको हम सब समझने लगता है कि समझ रहे हैं, धीरे धीरे करके हमें ये मतलब अगर इस प्रश्न के अंदर हम घुसते हैं तो हम पाते हैं कि माइंड जैसा शायद कुछ है ही नहीं। तो भाषा जो है वो हमारे लिए जो रियलिटी, वास्तविकता को पहले ही परिभाषित करके हमें पकड़ा देती है। ऑलराइट, पहले तो मतलब मेरा एक जो लेक्चर का चरण जो है यहाँ पर समाप्त होता है। ऑलराइट, क्योंकि आजकल मुझे किसी भी विषय में बोलना के लिए कहा जाए, अच्छा मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा मतलब आपसे मिलकर के काफ़ी मतलब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बताऊँ तो कोई ठीक।
तो पहले तो ये कि आजकल किसी भी विषय पे बोलने के लिए मुझे कहा जाता है तो सबसे पहले मैं उसको दर्शन शास्त्र से ही शुरू करता हूँ, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो अपने उसको लेकर के, अपने विषय को लेकर के। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, ये भी ध्यान रखिए, सारी रिसर्च डिग्रीज जो हैं फिलॉसफी के नाम पर ही दी जाती हैं। एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, ऑलराइट, ये पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब आप चाहे फिजिक्स कर रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री कर रहे हैं, आप फिलॉसफी की डिग्री आपको मिल रही है। क्यों? इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिलॉसफी जो है वो प्रोपेलिंग फोर्स है पूरी यूनिवर्सिटी का, ऑलराइट। उसको अगर आप औपचारिक रूप से हटा भी दें, वो यूनिवर्सिटी की आत्मा में बसा हुआ है, तो आप उसको कहाँ से हटाएंगे, ऑलराइट। अगर आपका आइडिया मतलब रिसर्च का है, ऑलराइट, जनरेटिंग न्यू नॉलेज, ज्ञान में सहभागिता का है, ऑलराइट, तो वो आइडिया दर्शन शास्त्र जो है उसके मूल में रहेगा, प्रोपेलिंग फोर्स बन के रहेगा। आप उसको चाहे कितना भी हटा लें, राइट। आप चाहे किसी भी विषय में हो, आपको फिलोसोफर का हैट पहनना ही पड़ेगा, ऑलराइट। आपको बार बार आकर के पूछना पड़ेगा, भले ही आप जैसे न्यूरोलॉजिस्ट ही हो, आपको फिलोसफर्स के पास आना पड़ेगा, आपको प्रोफेसर पांडे के पास आना पड़ेगा, आपको प्रोफेसर सिंह के पास आना पड़ेगा, जब आप परिभाषा से जुड़े हुए प्रश्नों से जूझने लगेंगे, जब आप थॉट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने लगेंगे, ऑलराइट। अब इक्वेशन तो आप बाद में तैयार करेंगे ना, है तो सारे फिलोसफर्स ही। अब उनका क्या होता है कि आप ये भी ध्यान रखिए, मतलब फिलॉसफी से ही सारे, फिलॉसफी को मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि जब आपका एक प्रणाली, सोचने का तरीका स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ऑलराइट। शुरुआत में उसी प्रश्नों से जूझ रहे हैं हम कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वो आज तक चला आ रहा है प्रश्न, ऑलराइट। अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि कहीं बीच में हमने मैथमेटिक्स इन्वेंट कर लिया, ऑलराइट। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स सोचने का, एब्स्ट्रैक्शन का बहुत एडवांस्ड लेवल है, ऑलराइट। पूरी एक सोच का जो मॉड्यूल है उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप में से कुछ साइंस के भी स्टूडेंट्स होंगे, ऑलराइट। उसमें हमने लगा दिया लैम्डा। लैम्डा एक सिंबल है जो पूरे एक थॉट के मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलराइट। तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल है ना वो बहुत हाई हो जाता है। जब हाई हो जाता है तो हम उसको एक सिंबॉलिक, एक बड़ी सी सोच को एक सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर बड़े बड़े मॉड्यूल्स को मतलब उनसे एक फंक्शन तैयार करते हैं और अपने उत्तर पाने की कोशिश करते हैं। जब वो स्पेशलाइजेशन ज़्यादा एक लिमिट तक पहुंच जाता है, जैसे वो फेमस सेइंग है ना, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, व्हेन द डिफरेंस ऑफ डिग्री इज टू लार्ज देन इट बिकम्स अ डिफरेंस ऑफ काइंड, ऑलराइट। जब एब्स्ट्रैक्शन बहुत आगे पहुंच जाता है तो वो डिफरेंस ऑफ काइंड बन जाता है। हम उसको एक नया नाम दे देते हैं, उस विषय को अलग नाम दे देते हैं, हम उसको मैथमेटिक्स बोलने लगते हैं, राइट। लेकिन अल्टीमेटली ब्रांच ऑफ तो सारे के सारे फिलॉसफी से ही हो रहे हैं और फिर वो फिलॉसफी में ही वापस भी आते हैं। मेकिंग सेंस टू यू? जैसे मतलब मैं किसी दूसरे विषय के विषय मतलब बारे में कुछ मतलब ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि आप फिलॉसफी से ही वो ब्रांच ऑफ हो करके जब कोई कटिंग एज क्वेश्चंस आते हैं तो वो अपने एल्डर से, जैसे हम पूछने जाते हैं ना, जैसे कि अब प्रोफेसर पांडे हैं, अगर मुझे कुछ इंडियन फिलॉसफी से कुछ होगा तो मैं उनसे जाकर के पूछूंगा, राइट, कि सर इसको, ये समस्या जो है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा एडवाइस दीजिए, सलाह दीजिए। तो वो आकर के फिर वापस फिलॉसफी में आते हैं ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट। तो एक तरीके से फिलॉसफी का ही विस्तार सब सब्जेक्ट्स हैं। और जो दूसरी चीज़ जो हमें समझने की है वो ये है कि फिलॉसफी यूनिवर्सिटी सिस्टम का जो पैटर्न है, उसकी जो सोच है, उसके अंतरतम में बसा हुआ है, ऑलराइट। तो हम लोगों की आवश्यकता हमेशा ही रहेगी, ऑलराइट, राइट। और कभी भी आप हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ में जाएंगे, अब जैसे आप हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ेंगे, लाइबनिज को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, डेकार्ट को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ऑलराइट। ये मैथमेटिशियंस थे बाय ट्रेनिंग, ऑलराइट। रसल को आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑलराइट। वो भी मैथमेटिक्स ही, मैथमेटिशियन ही थे, बाद में उन्होंने फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कवर किया। आज के जो कटिंग एज क्वेश्चंस क्या है मैथमेटिक्स में, कि नंबर वो होते हैं जो हम, जिनको हम मतलब अगर 1 + 1 2 होता है, क्या ऐसा वास्तविकता में होता है या ऐसा हम सोचते हैं? अगर हम सोचते हैं तो कुछ अलग प्रकार की एक तरीके से सिस्टम डेवलप होगा, अगर वास्तविकता में है तो एक अलग तरीके का सिस्टम डेवलप होगा, ऑलराइट। तो ये कुछ फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स से जुड़े हुए प्रश्न हैं। अगर कोई मैथमेटिशियन पर रिसर्च कर रहा है तो उसको फिलॉसफी में घुसना पड़ेगा सबसे पहले। मेकिंग सेंस टू यू, राइट? नाउ दैट सेट, अब ये एक चरण है। दूसरा चरण जो मैं अपने इसका जो लेक्चर का है वो ये है कि भाषा में अगर किसी से जुड़ा हुआ शब्द है, हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, भाषा में भाषा से जुड़ा हुआ सबसे पहले हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है
कि भाषा में हम पैदा होते हैं, हम भाषा को बनाते नहीं, राइट? भाषा जो है हमारे लिए पहले से ही प्रारूपित है। ऐसा नहीं कि हमने जन्म लिया फिर हमने सोचा कि नहीं नहीं अब तक तो ये सब लोग इसको टेबल बोलते आए हैं, लेकिन टेबल बोलना इसको गलत है, आज से हम इसको केबल बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे। ऐसा तो आप नहीं कर सकते। भाषा आपके लिए जब आप इस संसार में आते हैं पहले से ही प्रारूपित है। ऑलराइट, और ये चीज़ में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भाषा के बगैर हम किसी वस्तु की कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर सकते। इज इट मेकिंग सेंस? अगर आपके पास भाषा नहीं है ना, तो भाषा से इतर कुछ भी नहीं है, राइट? जैसे कि विटगेनस्टाइन का भी ये पॉइंट जो है, जो अर्ली विटगेनस्टाइन और लेटर विटगेनस्टाइन में बहुत सारे अंतरों में एक अंतर ये भी है, उसके अंदर वो कहते हैं ना, आउटसाइड ऑफ लैंग्वेज देयर इज नथिंग। ऑलराइट, हमें लगता है कि भाषा से परे भी कुछ है, लेकिन ऐसा हम कैसे सोच पा रहे हैं? भाषा से इतर के भी प्रश्न हम कैसे उठा रहे हैं? भाषा के अंदर ही रह करके। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? ऑलराइट, तो भाषा से इतर कुछ नहीं है। हमें हम मतलब ऐसा सोचना ही अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। जैसे कांट जो थे वो नोमिना को मानते थे। उन्होंने कहा कि जो जगत है उसमें किसी भी वस्तु में कुछ ऐसा भी होता है जो हमारी कोटियों से कैटेगरीज से परे है। नोमिना कहा जाता है उसको, राइट? अब हेगल कहते हैं कि ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात आप कर रहे हैं। अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो हमारी समझ से बिल्कुल इतर है, हमारी समझ से बिल्कुल परे है, दूसरी तरफ आप पहले से ही जानते हैं कि वो है। अगर हमारी समझ से कुछ परे है तो वो है, हम ये भी नहीं जान सकते। इज इट मेकिंग सेंस? ऑलराइट, अगर आपको पता है कि वो है तो आपकी जो मेंटल कैटेगरी है वो तो ऑलरेडी वहां पहुंच ही नहीं गई। आपको पता तो है कि वो है। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? तो क्या हेगल बताते हैं कि ये तो आप कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं। ऑलराइट, वही भाषा से जुड़ा भी प्रश्न बनाया जा सकता है। भाषा में हमें ऐसा लगता है कि भाषा से इतर कुछ होगा, ऑलराइट, लेकिन हो कैसे सकता है? क्योंकि ये प्रश्न ही भाषा में से ही आप खड़ा कर रहे हैं। ऑलराइट, तो भाषा से इतर हम किसी भी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के विषय में सोचना भी अपने आप में एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन ही है, राइट? दूसरी चीज हमें समझने की ये है कि जब भी कभी हम अपने आप को संसार में पाते हैं तब हम ऑलरेडी ही जो भाषा से आच्छादित हैं, भाषा में ही आप पैदा हुए हैं, ऑलराइट? और भाषा, जिस भाषा में आप ट्रेन हुए हैं उसी भाषा के अनुसार ही आप संसार जो है आपके लिए प्रारूप लेना आरंभ कर देता है। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? राइट? जैसे कि मैं आपको, मेरा जनरली जो फेवरेट एक एग्जांपल है वो ये है कि जब सतीश जी और मैं जब एक ही क्लास में थे तो हमारे कुछ मित्र, हमारे काफ़ी निकट जो मित्र थी वो मलयाली थी और वो मलयालम बोलती थी, तो उनसे हमारी काफ़ी बातें होती रहती थी मलयालम के विषय में। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि बस खड़ी हुई है, ऑलराइट, अगर इंग्लिश में कहें द बस इज पार्क्ड, राइट? मलयालम में कहा जाता है, या कम से कम किसी डायलेक्ट में कहा जाता है बस खड़ी हुई है, और सॉरी बस लेटी हुई है। ऑलराइट, मुझे उसका मलयालम शब्द नहीं पता, लेकिन उसमें कहा जाता है कि बस लेटी हुई है। ऑलराइट, अब आप देखिए कि इमेजिनेशन हमारी बदल जाती है ना। ऑलराइट, अब वो देखिए कि वो उनका एक तरीके से सोचना सही है, बस खड़ी थोड़ी ना, क्योंकि अगर हम उसको सोच रहे हैं तो चार उसके जो टायर हैं वो उनके लिम्स को अगर हम मान लें तो उसको एक तरीके से वो बस लेटी हुई दिखाई पड़नी चाहिए ना। अब जैसे उसको वो सागर को कहते हैं कडलम्मा, राइट? वो उसको एक नारी के रूप में देखते हैं, जबकि हर एक दूसरे कल्चर में सागर को, ओशियन को, महासागर को एक पुरुष के रूप में देखा जाता है। ऑलराइट, तो मैं ये सारे उदाहरण आपको किस लिए दे रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहली चीज कि भाषा में ही आप पैदा हुए हैं। भाषा तुरंत आपका, जैसे ही आप पैदा होते हैं तुरंत आपके दिमाग को एक तरीके से आच्छादित कर देती है, आपके सोचने के तरीके को आच्छादित कर देती है, और तभी आप संसार के विषय में एक सेंस बनाने लगते हैं। समझ रहे हैं? अब अगर भाषा नहीं होगी तो आप भले ही, मतलब आपको लगे कि मुझे दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि अगर आप न्याय की परिभाषा देखें तो, और भर्तृहरि में जाएं तो भर्तृहरि के अनुसार तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। ऑलराइट, न्याय में मीमांसा उसको एक सोपान मानते हैं, लेकिन मुख्यतः उनके लिए भी जो प्रत्यक्ष होता है
वो सविकल्पक ही है। ऑलराइट, प्रत्यक्ष उसके इतर क्या होता है हम बोल ही नहीं सकते। अब वो केवल बुद्धिस्ट के लिए है कि वो कल्पना पोढ़म है। ऑलराइट, सही मायनों में आप उसके विषय में डेफिनेशन दे ही नहीं सकते। आप अभी कुछ प्रश्न उठाना चाहते हैं या बात ठीक है, राइट। तो कहने का अर्थ ये है कि संसार जो है आपके लिए उसी समय रचित हो जाता है जैसे ही आपके जो माइंड का भाषा आच्छादन कर देती है। भर्तृहरि की अगर माने तो उनका जो पहला ही जो सूत्र है उसका वाक्य पदीय का, उसके अंदर वो कहते हैं कि उत्पत्ति के समय एक और भाषा उत्पन्न होती है, दूसरी ओर जो है संसार उत्पन्न हो रहा है, जगत उत्पन्न हो रहा है। दोनों का जो उत्पत्ति होती है वो साइमल्टेनियसली होती है, राइट। दे को अराइज एंड दे आर को एक्सटेंसिव। जितना विस्तार संसार का है उतना ही संसार भाषा का है। भाषा से अतिरिक्त संसार कुछ नहीं है। ऑलराइट, उनके लिए जो ब्रह्मन है जहाँ से सब उत्पत्ति हो रही है वो शब्द ब्रह्मन है। ऑलराइट, तो अगर आप कम से कम अगर आप वैयाकरण को अगर कहेंगे कि भाषा से इतर कुछ हो गया, उसके लिए तो उससे बड़ा हेरेसी कुछ है ही नहीं। मेकिंग सेंस टू यू? तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि भाषा का एक तो मान्यता जो है वो ये है कि भाषा जो है हमारे लिए पहले से ही सब कुछ परिभाषित किए रहती है, और जो जितना भी हम आपस में इधर उधर देख रहे हैं वो पहले से ही, क्योंकि हम भाषाई जीव हैं तो इसलिए सब कुछ ही हमारे लिए परिभाषित भी है ही, राइट। लेकिन अगर इसकी हम ऑर्थोडॉक्स अवधारणा देखें तो फिर तो जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ हम नया खोज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से हम भाषाई जीव हैं, हमारे लिए सब कुछ परिभाषित है और बचने जानने के लिए कुछ शेष ही नहीं रहा। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? ऑलराइट, तो भाषा को अब मैं, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा इसको विस्तार से बोलने लगा तो शायद बहुत ही लंबा चला जाएगा। कितना समय हो गया? और 30-40 मिनट हो गया होगा ना। हाँ, तो मैं अब थोड़ा सा जंप मारूंगा आगे। तो देखिए, एक तरफ भाषा का, अगर हम भाषा से जुड़े हुए, यहाँ पर ना मैं आपको बहुत मतलब एक तरीके से किसी एक दार्शनिक को लेकर के नहीं बोल रहा, मैं भाषा के थीम को लेकर के बोल रहा हूँ। ऑलराइट, तो मैं अलग अलग दार्शनिकों के वक्तव्य जो है आपके सामने रखता रहूँगा। एक तरफ तो ये हो गया भाषा का जो एक ऑर्थोडॉक्स जो मान्यता है, जो कि है कि भाषा जो है वो पहले से ही हमारे लिए सब कुछ परिभाषित किए हुए है। ऑलराइट, और उसके इतर हम कुछ नया जान ही नहीं सकते। ऑलराइट, उसमें पहले से ही सब कुछ परिभाषित है। अगर हम इसी कारण से जो है वैयाकरण जो है, जैसे कि भर्तृहरि हैं, वो कहते हैं कि अगर हम भाषा का एनालिसिस करें, भाषा के प्रारूप को समझ लें, तो हम जगत के प्रारूप को भी समझ लेंगे, क्योंकि वो आपस में जुड़ी हुई हैं, राइट। अभी उसको क्या बोलते हैं, अगर आप न्याय में देखें तो नव्य न्याय में भी वही बात आ जाती है। वो भाषाई, उसके अंदर वो लैंग्वेज एनालिसिस कर रहे हैं। ऑलराइट, जैसे भाषा परिच्छेद, उनके ग्रंथ का ही नाम भाषा परिच्छेद है, राइट। एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, उनका मानना क्या है कि भाषा में ही हम सोचते हैं, इसलिए ज्ञान, भाषा और वास्तविकता, ये तीनों जुड़ी हुई हैं, और तीनों का जो प्रारूप है वो एक जैसा ही है। All three of them are congruent। जैसा संसार में जो आकार है, जैसा संसार का आकार है, वही हमारे भाषा का आकार है, और क्योंकि हम भाषा में ही सोचते हैं तो हमारे ज्ञान का भी वही आकार है। तो अगर हम ज्ञान का एनालिसिस कर रहे हैं तो भाषा का एनालिसिस साथ साथ हो रहा है, अगर हम भाषा का एनालिसिस कर रहे हैं तो ज्ञान का भी एनालिसिस हो रहा है, और जगत की जो वास्तविकता है उसका भी एनालिसिस हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर हम नया नाम से कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। ऑलराइट, लेकिन और अगर हमें ऐसा कुछ मानना है कि कुछ नया नवीन भी हो सकता है, तो हमें ये मानना होगा कि भाषा जो है अपने आप में पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करती है वस्तुओं को। ऑलराइट, जैसे कि मैंने भी अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए। ऑलराइट, जैसे कि हम मानते तो हैं माइंड करके कुछ होता है, लेकिन जब हम उसको परिभाषित करने लगते हैं तो बड़ी कठिनाई होने लगती है, और अगर हम उसके भौतिक स्वरूप को देखने लगे तो तब तो हमें कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं। ऑलराइट, यही बात हमारी भाषा से आएगी। अगर कोई कहे कि भाई भाषा कहाँ पर है, ऑलराइट, कुछ न्यूरॉन्स को तो आप बता देंगे, लेकिन न्यूरॉन्स तो भाषा नहीं है, वो तो उससे कुछ ज़्यादा है। मेकिंग सेंस टू यू? ऑलराइट, फिर भाषा से जुड़ा हुआ ये प्रश्न उठता है कि हम सीखते कैसे हैं। ऑलराइट,
अब उसके अंदर जैसे स्किनर जैसे कुछ विशेषज्ञ हैं जो कि ये बहुत मानते हैं कि भाषा जो है हम एम्पेरिकली सीखते हैं। जैसे कि हमारे भी कुछ दर्शनों में ये मान्यता है, वृद्ध व्यवहार से हम सीखते हैं। ऑलराइट, जैसे मीमांसा में हुआ, न्याय में हुआ, हम कैसे सीखते हैं? हम सीखते हैं वृद्ध व्यवहार से। ऑलराइट, अगर कोई कहे कि दरवाज़ा बंद कर दीजिए तो बच्चा देखता है कि क्या बंद हुआ जा रहा हो रहा है। ऑलराइट, फिर वो कहा जाता है कि खिड़की को बंद कर दीजिए तो देखता है कि दरवाज़ा और खिड़की तो दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन बंद करना एक शब्द जो है कॉमन है। फिर वो देखेगा कि क्या एक्शन किया गया, ऑलराइट, जो दोनों में कॉमन है। अब वो उसको पता चल गया कि बंद करने का अर्थ क्या है। ऑलराइट, फिर कोई कहेगा दरवाज़ा बंद कीजिए, दरवाज़ा खोलिए, अब वो देखेगा कि एक्शन तो अलग अलग हुआ है। ऑलराइट, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में एक शब्द कॉमन है, दरवाज़ा, और यहाँ पे वस्तु क्या कॉमन है? ये तो दरवाजे का अर्थ ये हो गया। ऑलराइट, तो ये मानते हैं कि हम सीखी जाती है। ऑलराइट, लेकिन इस बात को चैलेंज कौन करते हैं? चैलेंज जो है एक तरीके से भरतरी में अगर मैं जाने लगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि उनके बहुत ही गूढ़ उनके विचार हैं, और उनके विचारों को आजकल के जो चॉम्स्कियंस हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं। तो मैं आपको चॉम्स्की की ही एक थीसिस बताता हूँ जो शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, जिसको कहते हैं पॉवर्टी ऑफ इनपुट। ऑलराइट, ये बात क्यों सही नहीं है, ये चॉम्स्की इस तरीके से बोलते हैं। चॉम्स्की के अनुसार अगर आप एम्पेरिकली देखें, अगर इस थीसिस को हम मान लें कि भाषा जो है वो हम व्यवहार से सीखते हैं, तो हम पाएंगे कि बच्चा कितना 2.5-3 साल में कब बोलना शुरू कर देता है? 3 साल के अराउंड बोलना शुरू कर देता होगा। अब आप उसके अंदर से आप उसके जरा कितने दिनों वो जिया है, तब मतलब उसको कितने दिन हो गए? लगभग 1000 दिन हो गए। ऑलराइट, 1000 दिन हो गए। अब वो जब बोलना शुरू करता है, अगर आप टोटल शब्द देखें उसके, तो लगभग वो कम से कम मिनिमम 20,000 शब्द बोलता है, मिनिमम। ऑलराइट, और जो वोकैबुलरी होती है जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपकी वोकैबुलरी अराउंड 80,000 शब्द तक हो सकती है। ऑलराइट, अब 20,000 शब्द उसने 1000 दिन में, और जबकि वो आपको सभी मालूम है कि बच्चा कितना सोता है। ऑलराइट, तो जागा कितने समय था वो? ऑलराइट, उसके जागे हुए समय में तभी तो सीख रहा होगा वो। उसको जरा वो घंटे देखिए आप, 365 भी नहीं निकलेंगे। 365 दिनों में उसने 20,000 शब्द कहाँ से सीख लिए? संभव ही नहीं है। ऑलराइट, तो ये एक बिल्कुल कॉमन सेंसिकल अप्रोच से ही आप पालेंगे कि भाषा इस तरीके से नहीं सीखी जाती है। ऑलराइट, मेरा दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि देखिए, हिंदी मेरी मातृभाषा है, मुझे अभी बोलने में कठिनाई थोड़ी सी इसलिए होने लगी है, मैं हिंदी मीडियम स्कूलिंग रही है मेरी। ऑलराइट, लेकिन ये है कि उसके बाद सारी पढ़ाई क्योंकि इंग्लिश में हुई, तो और 20 से ज़्यादा साल मुझे लेक्चर करते हुए हो गया इंग्लिश में, तो अब थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ तो हिंदी के शब्द बड़े आसानी से, जितनी आत्मीयता से उतरते हैं उतने इंग्लिश से नहीं उतरते हैं। ऑलराइट, मैंने हिंदी के न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि अल्फ़ाबेट सुनाइए, मुझे नहीं आते। ऑलराइट, भर्तृहरि एग्जैक्टली ये तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि देखिए, जो वाक्य जो है वो अपने आप में पूरी एक यूनिट है। ऑलराइट, वो कहते हैं कि वाक्य उनके लिए जो एक पूरा थॉट का जो मॉड्यूल होता है वो वाक्य होता है। शब्दों को वो इतना महत्व नहीं देते। वो कहते हैं कि शब्द को तो हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और वो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक तरीके से कॉन्वेंशनल है। देयर इज हार्डली एनीथिंग फिलोसॉफिकल अबाउट इट। मेकिंग सेंस टू यू, राइट? तो अब उनके अनुसार भी अब भाषा जो सीखी जाती है उसके लिए आपको उसके टुकड़े सीखने की जरूरत नहीं है। भाषा किस प्रकार से सीखी जाती है बहुत बड़ा रहस्य है, और मेरे ख्याल से वो इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। एक देव रॉय करके एक साइंटिस्ट हैं MIT के, उन्होंने खुद के ही बेटे के एक एक क्षण को रिकॉर्ड किया। जब वो पैदा हुआ उनका बेटा, एक एक क्षण को रिकॉर्ड किया कि वो क्या सुन रहा है, कौन से साउंड्स उसके कानों में पड़ रहे हैं, वो पहले साउंड्स क्या बोल रहा है, और उसको काफ़ी सालों तक उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास ये सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि इनपुट और आउटपुट में क्या कोरिलेशन होता है। उस पर हज़ारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स शायद खर्च किए गए होंगे, लेकिन उसके कोई कॉन्क्रीट फाइंडिंग्स नहीं आएंगे सामने। तो भाषा कैसे सीखी जाती है, ये बहुत मतलब एक मिस्टीरियस विषय है, और वो वृद्ध व्यवहार से सीखी जाती है। इसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि भर्तृहरि भी कहते हैं कि हम पश्यंती, वो कहते हैं कि माइंड से जुड़ी हुई चीज़ है।
ये हम जो वैखरी है वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे कहते हैं। भाषा आपकी कॉन्शियसनेस में मौजूद है, आपकी चेतना जो है वो पहले से ही भाषीकृत है, इट्स ऑलरेडी लिंग्विस्टिसाइज्ड। कॉन्शियसनेस जो है उसका कोई एक स्वच्छंद भाषा से इतर हमें लगता है कि रूप है, लेकिन वो एक पश्यंती लेवल हो जाता है जहाँ पर जो शब्द हैं वो आपस में एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं। तो उनके अनुसार भाषा का जो ये हम रूप डिवीजन में जो पाते हैं, ये डिवीजन हमारे खुद के किए हुए हैं। ऑलराइट, अदरवाइज तो शब्द ब्रह्मन अखंड है, वो अखंडवादन कहलाते हैं ना, आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे। भाषा के विषय में जब हम बात करते हैं तो एक पहले खंड पक्ष आता है, एक अखंड पक्ष आता है। भर्तृहरि अखंड पक्ष में आते हैं और बाकी जितने भी ये जो मीमांसा न्याय विशेषी के सारे खंड पक्ष में आते हैं। राइट, तो इस प्रकार से हमें एक तो भाषा का ये मानना हो गया, दूसरा ये कि भाषा में अब अगर भाषा से हम सब कुछ हमारे लिए पहले ही परिभाषित है तो तब तो कुछ नया विचार के लिए दिक्कत होगी। तो दूसरा एक भाषाई पक्ष ये आता है कि अगर हम भाषा को इस प्रकार से मान करके चलें तो नवीनीकरण तो कुछ होगा ही नहीं, हम भाषा में एक सर्कल्स में घूमते रहेंगे। ऑलराइट, जानने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऑर्थोडॉक्सी, इसीलिए आपने देखा ना कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स कौन से होते हैं, वो भाषा से जुड़ी हुई व्यवस्था है ना, वो ईश्वर से जुड़ी हुई समझ वो नहीं है व्यवस्था। राइट, हम जो स्क्रिप्चरल अथॉरिटी को मानते हैं वो और आस्तिक कहलाते हैं। राइट, तो इस प्रकार से एक जो दूसरा भाषा के विषय में जो हमारे सामने विचार उत्पन्न होता है वो ये कि वास्तविकता को हम अलग रखें, भाषा को अलग रखें और ये मान के चलें कि भाषा जो है एक अस्थायी व्यवस्था है, ऑलराइट, जानने के लिए, और वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बदलती रहती है। ऑलराइट, जैसे कि भाषा में हमारे समय की व्यवस्था अलग थी, आगे साइंटिस्ट को पता चलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑलराइट, फिर और आगे चलते हैं तो फिर तो क्वांटम मैकेनिक्स ही आ जाता है। जैसे आइंस्टाइन पहले उनको शॉक कर देते हैं न्यूटन को कि भाई देखिए ये तो रिलेटिविटी है, टाइम भी रिलेटिव हो गया, स्पेस भी रिलेटिव हो गया। अब आगे जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में तो वो खुद ही शॉक में पड़ जाते हैं, उनकी खुद के बहुत सारे जो विचार हैं रख देने पड़ते हैं। ऑलराइट, उनका वो जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए में, कभी उनका आइंस्टाइन का चेहरा देखिए बड़ा उदास है उन्होंने, क्योंकि अब क्वांटम लेवल पे सब कुछ ही अव्यवस्थित है। राइट, और उनका फेमस कोट है कि गॉड कैन नॉट थ्रो डाइस, गॉड डजंट प्ले डाइस। राइट, तो अब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि दूसरा जो तरीका है समझने का वो ये कि भाषा के स्फेयर को हम एक अलग रखें, वास्तविकता के स्फेयर को अलग रखें और ये माने कि भाषा जो है टेम्परेरीली काम करती है विद इन कॉन्टेक्स्ट। वास्तविकता से उसका सीधे सीधे रूप से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही एनालिसिस में और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं भाषा फेल होती जाती है। मेकिंग सेंस टू यू? अब साइंटिस्ट जो है उसको स्पेशल भाषा क्रिएट करनी पड़ी ना मैथमेटिक्स की, क्योंकि वो एनालिसिस में इतना अंदर घुस गया है कि वो जो अवधारणाएं जो हमें भाषा में प्राप्त होती हैं वो टूटने लगती हैं, तो उसको अलग मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, उसको एक नई भाषा गढ़नी पड़ती है। राइट, तो अब ऐसी व्यवस्था हमारे सामने क्या आती है, केवल एक व्यवस्था के बारे में बोल करके फिर मैं अपना ये जो वक्तव्य है वो समाप्त करूँगा। वो हम पाते हैं बुद्धिज्म में। और दिग्नाग में वो एक ठोस प्रारूप उसका तैयार होने लगता है जिसको हम अपोहवाद कहते हैं। और अब अपोहवाद में हम क्या पाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए भाषा, क्योंकि उनको कलर ब्लाइंडनेस थी उनको, और अब उनको लाल अलग तरीके से दिखाई पड़ता होगा, लेकिन हम लोग पता नहीं लगा सकते ना कि कैसा दिखाई पड़ता है। राइट, अब लाल शब्द काम तो कर रहा है लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो किस चीज़ की ओर इंगित कर रहा है, वो हम कभी पता ही नहीं लगा सकते हैं। ऑलराइट, वो शब्द काम चलाऊ है एक तरीके से। तो बुद्धिस्ट क्या कहते हैं कि भाषा किस प्रकार से काम करती है वो मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो किस प्रकार से काम करती है इस विषय से जुड़े प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको वास्तविकता को दायरे में लाना जरूरी ही नहीं है। ऑलराइट, भाषा जो है इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंशिया। ऑलराइट, जो बाद में डेरिडा बोलते हैं। ऑलराइट, डेरिडा बहुत मतलब फेमस हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो रूट्स हैं वो कहीं आप बुद्धिस्ट फिलॉसफी में पाएंगे। ऑलराइट, तो कहते हैं लैंग्वेज इज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंशिया। ऑलराइट, ये डिफरेंसेस पर आधारित है। अब शुरुआत में तो केवल कल्पना पोढ़म कहा गया, अब वो जब शांत रक्षित एक्चुअली इससे जुड़े हुए जो गूढ़ प्रश्न हैं, अब वो कभी आपको जानने हो तो ये सतीश जी बैठे हैं, इनका जो पूरा जो थीसिस है वो इसी मामलों से जुड़ा हुआ है। दिग्नाग के बहुत अच्छे विद्वान हैं।
एक्चुअली इनके सामने बोल करके मैं मतलब ये सोच रहे होंगे, तो इससे इस विषय में बहुत ही पारंगत हैं। ऑलराइट, इनका पूरा का पूरा थीसिस इस पर है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जो क्या बोलते हैं, जो बुद्धिज्म में इस विषय को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। भाषा का स्फेयर को हम अलग रूप में देखते हैं और कहते हैं कि मीनिंगफुल तो भाषा है, लेकिन उसके मीनिंग के लिए हमें वास्तविकता में छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ डिफरेंसेस। टेबल मेज नहीं है, मेज टेबल नहीं है। ऑलराइट, टेबल टेबल के इतर कुछ भी नहीं है। इसको फिर बाद में डबल निगेशन कहा गया। तो कहते हैं कि भाषा किस प्रकार से कार्य करती है, इसके लिए ना तो आपको वृद्ध व्यवहार में जाने की आवश्यकता है, ना ही रियलिटी क्या है उसमें जाने की जरूरत है, क्योंकि रियलिटी तो क्षणिक है, भाषा तो क्षणिक नहीं है। भाषा तो जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस चलती जा रही है। हिंदी कितनी पुरानी है, आप कहाँ तक पीछे जाएंगे? आप कभी उतनी पीछे जा ही नहीं सकते। किस में जाएंगे? वेद में चले जाएंगे। ऋग्वेद से पहले रही होगी भाषा, तभी तो ऋग्वेद में लिखा गया। आप कभी जा सकते हैं उतना पीछे? आप कभी नहीं जा सकते, राइट। तो कहने का अर्थ ये है कि भाषा जो है वह है बौद्धों के अनुसार केवल डिफरेंसेस के, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें वास्तविकता नहीं चाहिए, हमें अ सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स भी एक तरीके से इंटरनली भी काम करता है ना, राइट। कोई भी सिंबॉलिक लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में कहा गया। ऑलराइट, वो जो साइंस होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं? वो डिफरेंसेस के तरीके से काम करते हैं। उनके अंदर अगर हम एक इंटरनल डिफरेंसेस दिखा सकें, राइट, सिंबल्स प्लस हाउ दे आर डिफरेंट, ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ऑलराइट, जैसे कि पहले जब कंप्यूटर का आविष्कार होने से पहले ट्यूरिंग जो थे, उस समय ये जो कंप्यूटेशन किया जाता था, कैलकुलेशन किया जाता था, वो जनरली उसके लिए कुछ निर्धारित व्यक्ति होते जिनको कंप्यूटर्स कहा जाता था। वो जनरली महिलाएं होती थी, क्योंकि उस समय मैथमेटिक्स में माना जाता था कि महिलाएं जो हैं कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से करती हैं। ऑलराइट, तो वहाँ पर उनके दिमाग में ये जागा कि ये क्या मनुष्य का होना इसके लिए जरूरी है? अब कंप्यूटेशन तो दिमागी चीज लग रही है ना, कैलकुलेशन तो एक दिमागी चीज हुई। ऑलराइट, तो उन्होंने कहा इसके अंदर दिमागी क्या है, मशीन भी कर संभव होना चाहिए। तब उन्होंने देखा कि कर क्या रहे हैं कैलकुलेशन में, आपको क्या चाहिए? सिंबल्स चाहिए प्लस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट टू डू विद देम। ये दो चीजें तो चाहिए। अगर ये दो चीजें हो तो आपके पास आंसर अपने आप ही मिल जाएगा, उसमें दिमाग आपको लगाने की जरूरत क्या है? इज इट मेकिंग सेंस? तो उन्होंने यहाँ से शुरुआत होती कंप्यूटिंग की, ऑलराइट, मशीनी कंप्यूटिंग की, और आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। अब उसी प्रकार से बुद्धिस्ट जो है वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि आपको शब्द चाहिए प्लस अ सिस्टम ऑफ डिफरेंस। मेकिंग सेंस? अपोह क्या मतलब हुआ इसका? एक्सक्लूजन, सिस्टम ऑफ डिफरेंस। स्ट्रक्चरलिज्म क्या कह रहा है? यही कह रहा है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस। ऑलराइट, हमें क्या चाहिए? साइन चाहिए, ऑलराइट, चिन्ह चाहिए, सिंबल्स चाहिए, और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो फंक्शंस चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं, लैंग्वेज हो गई। ऑलराइट, अब इसके अंदर हमें क्या वास्तविकता चाहिए? हमें चाहिए ही नहीं। मेकिंग सेंस टू यू? अब उसके अंदर हम निरंतर नए नई चीज़ों का वो कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो मतलब जो हमारा जो ये दो हिस्सों में बट गया ना पूरा का पूरा, अब जो वास्तविकता है वो हमारे लिए भाषा में परिभाषित हो जाती है, लेकिन वास्तविकता वैसी ही है, इसका कोई प्रमाण नहीं रहा। मेकिंग सेंस टू यू? तो एक अब वो जो उनका जो एक समझ के विषय में जो समझ है वो बिल्कुल अलग हो गई। उनके जो फिलोसॉफिकल जो प्रारूप है वो बिल्कुल अलग तरीके से तैयार हो गया। अब इसमें मुझे फिर दोबारा टेम्पटेशन हो रही है कि मैं बहुत थोड़ा सा और एनालिसिस में जाऊँ, लेकिन मेरे ख्याल से उस टेम्पटेशन को मुझे रोकना होगा, क्योंकि मेरे जो दूसरे जो वक्ता हैं उनका समय जो है मैं निरंतर खाए जा रहा हूँ। तो मैं अपनी भाषा को अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ कि ये दो जो अलग अलग भाषा से जुड़े हुए जो तरीके हैं, और बाकी अगर आपके विषय में आपको इस विषय में कुछ प्रश्न हैं तो मैं इनको कुछ प्रश्न पूछना था, मैं बाद में पूछता हूँ या अभी? बताइए। तो फिर अगर आपके प्रश्न हैं तो आप मुझे बताइए, फिर हम आगे जो थोड़ा बहुत डिस्कशन भाषा से। सर मतलब मेरा एक क्वेश्चन था। बेटा ये प्लीज। हाँ बताइए। जी, आई एम डूइंग माय थर्ड ईयर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। ऑलराइट, श्योर। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर विद द टाइम लाइक मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, 1 out of 10 are not able to see things and 1 out of 30 are both visibly impaired and can't hear as well. So is there any language which we can think of is valid for this research or philosophy?
आपका मैं जस्ट समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब आपका जस्ट मेरा ये है कि अगर मान लीजिए ब्रेल सिस्टम जो है, ठीक है, ब्रेल सिस्टम उनके लिए है जो लोग देख नहीं सकते, राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है। उसके बाद साइन लैंग्वेज उनके लिए है जो लोग सुन नहीं सकते, बिल्कुल। पर 1 आउट ऑफ 10 अभी इस टाइम पे एक रिसर्च कहती है कि 1 आउट ऑफ 10 जो है वो लोग देख नहीं सकते हैं, एंड 1 आउट ऑफ 30 ऐसे हैं जो दोनों नहीं, ओके, देख भी नहीं और सुन भी नहीं सकते। तो जैसा कि अभी हमने लैंग्वेजेस में पढ़ा, मतलब बताया आपने, तो उसी तरीके से क्या ऐसा कोई वैलिड टर्म या फिर वैलिड सोर्स है जिसके थ्रू वो लोग लर्न कर सके चीजों को, या फिर वो लोग रिसर्च में घुस सके? हाँ, जो देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। देखिए लैंग्वेजेस में मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि आपने बोला पहले सिंबॉलिक लॉजिक भी लैंग्वेजेस में आ गया, अलग-अलग टाइप के सिंबल्स, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, अलग-अलग सब आ गए। पर विद द टाइम, जब हम लोग मॉडर्न एरा के हैं, तो क्या ये सब चीजें भी फिलॉसफी में है? देखिए मैं आपका अगर अब जो मैंने कहा उससे अगर जोड़ करके मैं देखूं, देखिए अब जैसे आप ब्रेल की बात कर रहे हैं और साइन लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ये डिवाइस लैंग्वेजेस हैं, ऑलराइट। ये एक ब्रेल जो है वो लुई ब्रेल, उन्होंने सोचा कि भी वो बोल तो पा रहे हैं लेकिन उसका आप बैठिए प्लीज़, तो वो लेकिन लिखे हुए को कैसे पढ़ें, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने एक अलग व्यवस्था तैयार कर दी। ये भरथरीफ के अनुसार भी देखिए वैखरी जो है, प्रकट भाषा जो है, वो एक छोटा सा हिस्सा है, ऑलराइट, और वो कंटिंजेंट है। देयर इज नथिंग, एक ही बात को हम जैसे ट्रांसलिटरेट भी कर देते हैं, ऑलराइट, इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलिटरेट कर सकते हैं। भाषा जो है मुख्य रूप से दिमाग में होती है, ऑलराइट। साइंस जो है, उसका जो साइन है, चिन्हीकरण जो है, वो बदलता रह सकता है। अब वो अगर कोई शब्दों को देख नहीं रहा है तो उसके लिए स्पर्शनीय शब्दों की व्यवस्था की जा सकती है, राइट। और जो देख पा रहा है लेकिन सुन नहीं पा रहा है, नहीं बोल नहीं पा रहा है, सॉरी, तो उसके लिए कुछ साइन क्रिएट किए जा सकते हैं, ऑलराइट। ये तो हो गई, क्या बोलते हैं, एक बात। दूसरा जो पक्ष आपके प्रश्न का मुझे लगता है वो ये कि क्या लैंग्वेज, अब आप कहेंगे कि अभी मैंने शुरुआत में ये भी कहा था कि लैंग्वेज जो है, नहीं मैंने कहा नहीं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि लैंग्वेज आर्टिफिशियली क्रिएट करना लगभग असंभव है, ऑलराइट। सोशल रेल्म में, सोशल, ऑलराइट। मैथमेटिक्स भी एक तरीके की लैंग्वेज है, वो तब हम क्रिएट करते हैं जब हम हाईली स्पेशलाइज्ड विषय के बारे में सोच रहे हैं, ऑलराइट। लेकिन सोशल रूप में एक नई भाषा का निर्माण करना लगभग असंभव है। हम उसके अंदर कहाँ से नए शब्द आ जाते हैं, कब पुराने शब्द उसमें से निकल जाते हैं, कब शब्द वही रहते हैं किंतु उनकी परिभाषा बदल जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है, वो कब अपभ्रंश हो जाते हैं, ऑलराइट। इसका पता करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। अब जैसे ग्रामेरियन हैं, जैसे भर्तृहरि हैं, अब वाक्य पद्य के आप कुछ अगर शुरू के जो 25-26 श्लोक अगर आप पढ़ेंगे, वो प्रश्न ही ये उठाते हैं कि भाषा जो है वो बदल जाती है, ऑलराइट। जैसे कि शब्द है ज्ञान, ऑलराइट। अब हिंदी बेल्ट में हम बोलते हैं ज्ञान, ऑलराइट, जबकि नेजल साउंड है इसमें। अगर आप किसी मलयाली व्यक्ति से कहेंगे वो उसका सही प्रोनाउंसिएशन करेगा, ज्ञान, नेजल साउंड है, ऑलराइट। साउंड उसका बदल गया, ऑलराइट। वेदों में जो भाषा लिखी गई है संस्कृत, उसके बहुत सारे तो अल्फ़ाबेट्स हमें आजकल यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स चले गए, साउंड चला गया। अब आप कहेंगे शब्द तो बाकी है, अभी भी ज्ञान कहते तो हैं हम। अब आप उसकी इसमें परिभाषा देखिए, क्या बोलते हैं जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, ज्ञान का अर्थ है कॉग्निशन, ऑलराइट। आज हम ज्ञान को शब्द परिभाषित कैसे करते हैं, नॉलेज, ऑलराइट। लेकिन नॉलेज कॉग्निशन ही थोड़ी ना है, सर्टिफाई भी तो होना चाहिए। मेकिंग सेंस टू यू? ज्ञान तो वो है ना जो ट्रू है, ऑलराइट। कॉग्निशन जो आपने देखा, लेकिन देखा हुआ तो गलत भी हो जाता है, इसीलिए तो पूरी की पूरी क्या बोलते हैं थियोरीज ऑफ एरर है हमारे यहाँ पर, ऑलराइट। तो वो तो गलत भी हो सकता है। अब ज्ञान जो शब्द है वो अपना पुराना अर्थ हो चुका है, मेकिंग सेंस, राइट। अपना प्रोनाउंसिएशन भी खो चुका है। अब ग्रामेरियन जो है उसको एक बड़ी चिंता हो जाती है, जैसे भर्तृहरि हैं, उनको बड़ी चिंता हो जाती है। वो कहते हैं कि अब वेद जो हैं, क्योंकि वो तो वेदों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, ऑलराइट। अब वो कहेंगे कि भाई देखिए, अगर भाषा इस तरीके से बदलेगी, जो वेद में लिखा गया है वो तो उसके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। अब आप कैसे जानेंगे? अब वहाँ पे ज्ञान शब्द लिखा, उसका अर्थ कुछ है, अब तक आते आते उसका अर्थ बदल गया। तो ग्रामेरियन कहता है कि मुझे ये व्यवस्थित करना होगा, मेकिंग सेंस टू यू? तो इस कारण से भाषा में बदलाव कैसे हो जाते हैं, ये एक बहुत ही कठिन विषय है जानने के लिए। आप आज की डेट में कोई नया शब्द बना दें,
वो प्रचलन में आ जाएगा जरूरी नहीं है, कभी आ जाता है। अब जैसे एडवर्टाइजमेंट्स क्या करते रहते हैं, वो यही तो कोशिश करते रहते हैं, ऑलराइट, नया शब्द निकाल दिया कुछ, ऑलराइट, वो कभी कभी करेंसी में आ जाता है। अगर वो करेंसी में आ गया, मतलब वो प्रचलन में आ गया, तो समझिए उस प्रोडक्ट का करोड़ों का फायदा हो गया। मेकिंग सेंस, राइट। और लेकिन अधिकतर केसेस में वो कुछ समय चलेगा फिर निकल जाएगा, क्योंकि वो भाषा से स्थायी रूप में किसी नए शब्द को लाना, उसका पीछे क्या तरीके हैं उसको जानना बहुत ही मुश्किल है। तो आपके जो प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है वो ये, अब अगर उस पक्ष से प्रश्न को देखा जाए तो बड़ा ही कठिन है, ऑलराइट, नए शब्दों को उसके अंदर डालना। ऐसे अटेम्प्ट हुए। एस्पेरांटो आपने किसी सुना है, एस्पेरांटो भाषा का विषय में? ऑलराइट, अगर नहीं सुना तो एस्पेरांटो जो है एक भाषा निर्मित की गई थी, ऑलमोस्ट उसका मतलब अधिकतर वो आर्टिफिशियल ही थी। इंग्लिश और स्पेनिश का एक अजीब सा प्रारूप तैयार करके एक आर्टिफिशियल तरीके से एक भाषा तैयार की गई जिसका नाम रखा गया एस्पेरांटो, ऑलराइट। ये काफ़ी पुरानी भाषा थी, इसमें काफ़ी फंडिंग्स दी गई कि किसी तरीके से प्रचलन में आ जाए। एक बार तो मुझे लेटर आया कि आप चाइना में कहीं था, उसके अलग अलग जगहों पे सम्मेलन होते थे, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, तो मैं नहीं गया क्योंकि फंडिंग्स अवेलेबल नहीं थी। उस समय मैं क्या बोलते हैं आपकी तरह विद्यार्थी था, राइट। लेकिन बाद में मैंने पढ़ा एस्पेरांटो जो है वो कभी प्रचलन में आई नहीं, हालांकि उसको आर्टिफिशियली क्रिएट भी कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी जो लेके आना, ये एक बहुत अलग तरीके का प्रश्न है, और नई भाषा तैयार करके उसको सोशली प्रचलित भी कर देना, ये लगभग असंभव सा ही है, ऑलराइट। तो अगर उसको आपका उस पक्ष से अगर देखा जाए तो हाँ, मतलब कुछ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में जैसे ब्रेल वगैरह हुआ, हम कंटिजेंटली एक नया वो मतलब जो वो भी केवल एक्सप्रेस पार्ट जिसको भरथरी केवल वैखरी कहेंगे, ऑलराइट। दिमाग में आइडिया, उसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए एक नया प्रारूप आपने तैयार कर दिया, जैसे साइन लैंग्वेज। लेकिन अब आप दूसरा प्रश्न उठा सकते हैं, फिर तो हम भाषा ही क्यों ना बदल दें, ऑलराइट। ये नहीं हो सकता, ऑलराइट, ये बहुत ही मुश्किल है, ऑलराइट। भाषा से जुड़े हुए और भी प्रश्न हैं जिनको मैं बड़ा अटेम्प्ट हो रहा हूँ था, लेकिन मैं आपको उन प्रश्नों के साथ ही छोड़ देता हूँ कि देखिए, पहली चीज़ ये भी, दूसरी क्या बोलते हैं ना, चीज़ें हमें ये भी सोचने की हैं। अगर कोई भाषा कोई भी नहीं बोलता, ऑलराइट, क्या वो भाषा है? आपको लगेगा है, कुछ लोग कहेंगे कि कितने लोग सोचते हैं कि है, आप, ऑलराइट, और कितने लोग सोचते हैं नहीं है? देखिए, अगर कोई नहीं बोलता है तो नहीं ही है, ऑलराइट। तो ये भी एक प्रश्न है, इसके विषय में आप सोचिए, क्या अगर कोई ऐसी भाषा जिसको कोई भी नहीं बोल रहा, तो भाषा किस अर्थ में भाषा हुई, ऑलराइट। लेकिन एक तरीके से भाषा है भी, क्योंकि ऐसी भाषाएं हैं, हड़प्पा संस्कृति की भाषा, वो उसके अंदर अभी तक हमें पता ही नहीं है कि वो लिखा क्या है, लेकिन वो है तो भाषा तो है, ऑलराइट। तो अब आप, ये भी एक नया प्रश्न है जिसके विषय में मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब अगर कोई और प्रश्न है, बहुत काफ़ी सारे हैं, मैं उत्तर दूँ? एक बोलूँ, एक Sir, my question is regarding definition of mind. Okay. And which is very ambiguous Mm-hmm. and broad ranging. Mm-hmm. And sir, you have said that we can't define mind in actual sense. Mm-hmm. But there is another term, consciousness. Mm-hmm. So my question is, can we make mind at some extent synonymous with consciousness? Right. That's good. Very good question. Very good question. Or by differentiating it, can we activate that meaning? Very good. Very good. आप भी अगर हो सकता है आप जुड़े हुए प्रश्न हो तो मैं इकट्ठा आंसर दे दूंगा। हाँ सर, जैसे आपने बोला फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के जितने फिलोसफर हैं सर, मतलब सर वो एब्स्ट्रैक्ट कुछ हद तक नहीं होते हैं। जैसे आईवी सिविलाइजेशन आपने बोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सर उसमें हम लोगों को पता नहीं लगा है कि वो डिकोड नहीं कर पाए, लैंग्वेज नहीं डिकोड कर पाए। इतना पता है कि सर राइट से स्टार्ट करते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट से यहाँ से राइट, इतना पता चल गया, इतना पता चल गया। और पशुपति सीन पता लग गया है कि जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, या फिर मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी सर। तो सर ये तो हम लोगों ने अभी ऐसा बना दिया कि ये है, मतलब ऐसा कोई अमेंडमेंट कर दे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी को लैंग्वेज नहीं यूज करना है, मतलब किसी को सर यूज ही नहीं करना है। ये कैसे होगा सर? इन केस अगर ऐसा कर देते हैं, और अगर 1-2 लाख ऐसे लोगों को ला देते हैं जो कि बोल नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं, और वो लोग ट्रेन कर दे सकते हैं कि किसी को मतलब बोलना नहीं है, और ट्रेन करते सब कोई साइन लैंग्वेज बात करने लगे,
तो सर ये तो मतलब फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज तो मतलब सर उतनी कंप्लीट फिलोसफी नहीं लगती है सर, जैसे लगता है एब्स्ट्रैक्ट कुछ है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है सर। अच्छा, ओके, आपका प्रश्न? तो जैसा कि आपने बताया कि हर फील्ड में थिंकिंग जरूरी होती है, तो सर क्या हम ये कह सकते हैं फिलोसफर किसी को बोलना वो पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं या वो एक इंटेलेक्चुअल स्टेट है? ये भी आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। हाँ, ये तीनों हालांकि जुड़े हुए प्रश्न नहीं है। मैं सबसे पहले वो जो पीछे आपके बैठे हैं उनसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि फिलॉसफी में अगर आप कह रहे हैं कि उत्तर है तो एक तरीके से आप फिलॉसफी की अवहेलना कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको एक रिस्पांस दे रहा हूँ, ऑलराइट, उसके विषय में और आगे सोचा जा सकता है, क्योंकि उत्तर कभी फाइनल नहीं होते। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, माइंड और कॉन्शियसनेस क्या सिनोनिमस हम माने। ऑलराइट, ये एक बहुत लार्ज प्रश्न है जिसके अंदर अगर मैं उत्तर देने लगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। लेकिन देखिए, अगर मतलब केवल अब डिस्क्रिप्टिव तौर पे, अगर मुझे एक प्रश्न के रूप में नहीं, केवल डिस्क्रिप्शन के तौर पे अगर मुझे बताना हो, ये व्यवस्था जनरली मोर और लेस है। ऑलराइट, कॉन्शियसनेस से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं वो थोड़े से अलग हैं। मेकिंग सेंस? जैसे कि चेतना का उदय कैसे होता है, मेकिंग सेंस टू यू? जैसे कि क्या, और जो माइंड से जुड़े हुए, जैसे जो व्यवस्था, अगर हम क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी देखें, मनस, चेतना, ऑलराइट, ये अलग अलग, बुद्धि, ऑलराइट, ये तीनों इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अलग अलग हैं। कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए प्रश्न थोड़े से अलग होते हैं। अगर आप ये कहें कि क्या हम माइंड से जुड़े हुए प्रश्नों को डिसमिस करके कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए प्रश्नों को बचा सकते हैं क्या, या अगर माइंड से जुड़े हुए प्रश्नों को अगर हम डिसमिस कर दें तो क्या कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए प्रश्न भी डिसमिस हो गए, उस अर्थों में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मेरा जो मानना है कि नहीं, अगर हम माइंड से जुड़े हुए प्रश्नों को किसी प्रकार से डिसमिस कर दें तो, या एक्सप्लेन कर दें, ऑलराइट, जो कि बड़ा कठिन है, तो कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए प्रश्न ऑटोमेटिकली आंसर नहीं हो जाते। ऑलराइट, कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए और भी प्रश्न होते हैं, जैसे कि चेतना अगर अद्वैत में देखी जाए तो वो भाषा से इतर भी हो सकती है, ऑलराइट, लेकिन भर्तृहरि में तो ऐसा नहीं है, वो एक तरीके से भाषा में ही अद्वैत को लेकर के आ रहे हैं, ऑलराइट। उनके अनुसार चेतना जो है हमेशा भाषा में ही गुंथी हुई होती है, ऑलराइट। अगर संसार और भाषा इकट्ठे हैं, ऑलराइट, तो सब कुछ जो है वो निर्विकल्प कर प्रत्यक्ष के सबसे अग्रणीय क्या बोलते हैं चैलेंजर्स में से एक है, राइट। तो ये अलग अलग पक्ष हैं। चेतना का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है, और आपका ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मेरे को बड़ा टेम्पटेशन हो रही है कि और कहूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लिमिटेड टाइम के चलते आप वो करना पड़ेगा। आपका प्रश्न जो है ना वो थोड़ा सा प्रोसेस करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि आप कैसा व्यवस्था चाह रहे हैं। कि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये बस बोल रहा हूँ कि सर ये हम लोगों में ईजीनेस के लिए सिर्फ लैंग्वेज बना दिया। हाँ, नहीं, अगर देखिए, हाँ नहीं, अगर आप ये चाह रहे हो, क्योंकि जैसा आप शायद सोच रहे हैं, ऐसा ना, आपकी जब मैं उम्र का था तब मुझे भी लगता था कि यू लाइक व्हाई सच अ डू अबाउट लैंग्वेज, ऑलराइट। जैसे कि लेटर विटगेनस्टाइन है, वो कहते हैं अरे भाषा काम कर तो रही है, ऑलराइट, आप उसके विषय में, और ये सोशल विषय है, आप उसको सोशल से अलग तरीके का विषय क्यों बना रहे हैं। तो कई बार ना, जैसे और विषय से जुड़े हुए भी जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको लगता है कि हम क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और बेवजह जो भाषा जो आसानी से काम कर रही है उसके विषय में इतने प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो हैं, अभी जैसे आपने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्रश्न तो हैं, ऑलराइट। अब अक्का को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, दूसरे तरीके से क्यों नहीं लिखते हैं, मेकिंग सेंस टू यू। जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अगर मुझे ये आंसर कहीं से मिल जाए कि भाषा के अंदर नए शब्द कैसे जोड़े जाते हैं, मैं तो अपनी एक कंपनी तैयार करूंगा, उसका नाम वहीं रखूंगा जिसको मैं आसानी से प्रचलन में ले आऊँ, और अगर वो आसानी से प्रचलन में आ गया वो शब्द, आप सोचिए मुझे कितना फ़ायदा होने वाला है, मेरे तो एडवर्टाइजमेंट का सारा पैसा बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्योर एब्स्ट्रैक्ट प्रश्न है। ये भी ध्यान रखिए कि ये केवल मान्यता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट प्रश्न उठाते हैं जिसका कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, आप साइंस में देखिए, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम फिजिक्स प्योर थियरी है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी एप्लीकेशंस होंगी। हम उन लोगों को जानते हैं जो प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन उठाते हैं। अब मैं इस विषय में और आगे बोलना नहीं चाह रहा, अब फंडिंग से जुड़े हुए भी प्रश्न उठ जाते हैं कि भाई कोई प्योर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है मेरे लिए जानना जरूरी क्यों है। बुद्ध तो कह के गए कि मेरे को तो आंसर भी नहीं करना है, किस प्रकार का प्रश्न है,
ऑलराइट, मैं तो आंसर भी नहीं करूँगा इसको, ऑलराइट, लेकिन प्रश्न है, और जब उसके थ्योरेटिकल आंसर्स हम निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम इन्वेंशन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्वेंशन हो जाते हैं। अब जो आप फ़ोन जेब में लेकर के बैठे हैं, इसमें भी क्वांटम फिजिक्स है, लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स की जब अवधारणा आई, तब हमें पता नहीं था कि वो फ़ोन में भी हम डालने लगेंगे, हमें पता नहीं था कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग भी करने लगेंगे। मेकिंग सेंस टू यू, ऑलराइट? तो अब लग सकता है कि भाषा से जुड़े हुआ प्रश्न ये फिलोसफर्स क्या करते रहते हैं, फिलोसफर्स पे जोक इसीलिए तो बनते हैं। अब अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई पूछता है कि अच्छा आप क्या कर रहे हैं, फिलोसफी, हंसने शुरू कर देंगे। अरे आप लोग क्या करते हैं, अच्छा आप ये बताइए ईश्वर होता है या नहीं होता, आत्मा होती है नहीं होती। फिर मैं उनको बताने शुरू करता हूँ कि भाई हम यही प्रश्नों से डील नहीं करते, हम और प्रश्नों से भी डील करते हैं, ऑलराइट, हम इससे अलग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। फिर उनको लगता है कि इसकी वैल्यू क्या है, फिर मुझे इसी तरीके से समझाना पड़ता है। अरे देखिए, अगर आपने इस थ्योरी का प्रश्न निकाल लिया, इस प्रश्न, तो इसके इतने सारे तो एप्लीकेशंस हैं, आपको पता भी नहीं, मतलब धीरे धीरे करके वो सामने आएंगे, राइट? तो ये ऐसा लगता है कि हम क्या थ्योरेटिकल प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल प्रश्न है, हर लिहाज से वैल्यूएबल प्रश्न है, ऑलराइट? आपका प्रश्न आप अगर क्विकली मुझे याद दिला दें। फिलोसफर किसी को बोलना वो एक इंटेलेक्चुअल स्टेज है। अच्छा, हाँ, राइट, दिस इज ऑल्सो यू नो वेरी, देखिए फिलोसफी, ये ऑफ कोर्स यू नो लाइक आई मीन इट्स नॉट, आई मीन अगर हम इसको कहें कि इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, तो वो थोड़ा सा मेटाफर हो जाएगा। मेरा प्रश्न जो था यहाँ पे मेथडोलॉजी से था, ऑलराइट, क्योंकि फिलॉसफी अपनी एक विषय के साथ भी आती है, लेकिन उसका विषय का विस्तार इतना है कि उसका मैथडोलॉजिकल स्वरूप पर हमारा ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वो मैथडोलॉजी भी है, ऑलराइट। हम हर एक चीज़ का एनालिसिस करते हैं, ऑलराइट। एक तो होती है एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग, आपने कुछ आर्ट का पीस देखा, आपको कुछ समझ भी आ गया, ऑलराइट, लेकिन उसमें हम डिस्प्यूट नहीं करते। मेकिंग सेंस? आपने और मैंने कुछ फिल्म देखी, मैं कहूँगा मुझे फिल्म अच्छी लगी, आप कहेंगे मुझे अच्छी नहीं लगी, ऑलराइट। आप अपने कुछ कारण दे सकते हैं, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है, हम लड़ेंगे थोड़ी ना, मतलब लड़ने से कैसे अर्थ है कि हम एक दूसरे को चैलेंज नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि, लेकिन फिलॉसफी में हम एक मैथोडिक अप्रोच रखते हैं। इज इट मेकिंग सेंस? हम रैशनैलिटी के प्रिंसिपल्स को साझा करेंगे, फिर आर्ग्यू करेंगे, और हम एक ऐसा मैथोडिक आंसर निकालेंगे जो सर्वमान्य हो। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? तो मैथडोलॉजी भी है फिलॉसफी, और वो मैथडोलॉजी गुंथी हुई है यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम बिना रीजंस के हम किसी वस्तु को एक्सेप्ट मध्यकाल में करते थे, अब नहीं करते हैं। मेकिंग सेंस टू यू? तो ये यूनिवर्सिटी के रिसर्च आइडिया में मैथडोलॉजी के रूप में फिलॉसफी गुंथी हुई है। इसी कारण से रिसर्च डिग्रीज फिलॉसफी के नाम पर ही दी जाती हैं, ऑलराइट। इसीलिए कितनी भी कोशिश कर ली जाए, फिलॉसफी के तो हम बिल्कुल कोर के अंदर ही हैं। इज इट मेकिंग सेंस? ये मेरा कहने का राइट। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत मैं रियली सॉरी, मैंने इतना सारा समय ले लिया, लेकिन आपसे बहुत आपसे तो, लेकिन ये लेक्चर डिलीवर करके मुझे बहुत अच्छा। Thank you, sir, for such a wonderful lecture. Now, without further ado, I would like to call Professor S.V. Pandey, sir, who is Professor of Philosophy in the Department of Philosophy and Religion, and he is very renowned person. And needless to introduction, and he has written so many books, so many research journals in different research paper. So, I would call to Professor S.V. Pandey, sir. Please, sir. गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। आज के इस व्याख्यान के आयोजक मैं दर्शन विभाग को ही अगर कहूँ तो शायद सार्थक होगा। हमारे सारे अध्यापक, दर्शन के अध्यापक मित्र, अन्य विभागों से आए हुए हमारे अध्यापक बंधु बहनें, हमारे छात्र भाइयों बहनों, अजय जी को आपने अभी सुना। अजय जी का ज्ञान बड़ा पुष्ट है, विस्तृत भी है। अभी तो कुछ चंद चीज़ें आपने उनसे पाया। भाषा के बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, बहुत सारे विचार भी हैं,
विटगेन्स्टाइन के लिए भाषा की सारी समस्या, दर्शन की सारी समस्याएं केवल और केवल भाषा के कारण हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि भाषा समस्या नहीं, समाधान है। यदि ऐसा नहीं होता तो भाषा के माध्यम से हम समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करते। दूसरी बात यह कि भाषा के इतने सारे रूप हैं कि किसको भाषा कहा जाए, किसको न कहा जाए, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वैयाकरणिक भाषा भी एक भाषा है। शब्द और शब्दार्थ के माध्यम से, पद और पदार्थ के माध्यम से हम जिन चीज़ों को समझते हैं वह भी भाषा का एक रूप है। लेकिन भाषा का एक रूप वह भी है जिसको अगर मैं ख़ास तौर से बुद्धिज़्म के लिए प्रयोग करूं तो कौन कहता है कि वह मौन है? कौन कहता है कि वह मौन है? अरे मौन की भाषा समझता ही कौन है? यह भी उसका एक पक्ष है। ये और आप देखें कि उस मौन की भाषा से कितना बड़ा विस्तार हुआ है बौद्ध दर्शन का, जो हमारे आपके सामने है। एक वह भी भाषा है जो प्रायः अद्वैत वेदांत के बारे में शंकराचार्य और उनके शिष्यों को लेकर के कही जाती है। चित्रम वर्तरोर मूलम वृद्धा शिष्या गुरु युवा गुरौस्तु मौन व्याख्यानम छिन्नस्तु सर्व संशया। ये बड़ी विचित्र सी बात है कि एक वट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु और तमाम वृद्ध शिष्य बैठे हुए हैं, और गुरोस्तु मौन व्याख्यानम, जो गुरु का व्याख्यान हो रहा है वह मौन है। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम मगर छिन्नस्तु सर्व संशयाः, शिष्यों के सारे संशय दूर हो जा रहे हैं। वह भी एक भाषा है, और उस भाषा में भी अभिव्यक्ति है। मौन की भाषा में भी अभिव्यक्ति है, वैयाकरणिक भाषा की भी अपनी में भी अभिव्यक्ति है। और ऐसी भाषा जिस भाषा में कुछ कहा भी नहीं जा रहा है मगर सब कुछ हल होता जा रहा है, वह भी एक भाषा है। इसलिए भाषा का जो संदर्भ है, अजय जी ने इतने विस्तृत पटल पर उसको रखा है, चीज़ों को छू छू करके रखा है। उनकी अपनी समय की सीमा थी, छुआ है केवल इसलिए कि आपके भीतर एक जिज्ञासा जगे कि आप भाषा दर्शन को कैसे समझें और कहाँ से कैसे समझें। बहुत सारे प्रश्न हैं। भाषा को भाषा बने रहने के लिए क्या चाहिए? भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा शब्द आया कहाँ से? ये लैंग्वेज जो भाषा का ट्रांसलेशन है, ये क्या सही ट्रांसलेशन है कि नहीं है? हम क्या करें? क्योंकि भाषा शब्द से जो प्रकाशित होता है वह लैंग्वेज से होता है कि नहीं होता है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं भाषा से संदर्भित, जिन पर विचार करना हमारे लिए अब भी और आपके लिए तो भविष्य में भी हमेशा इसके दरवाजे खुले रहेंगे। मुझे जो विषय दिया गया है, मैं बड़े असमंजस में हूँ। जिस विषय पर मुझे बात करनी है, रोल एंड रेलेवेंस ऑफ केसी भट्टाचार्य इन कंटेम्पोररी इंडियन फिलॉसफी, समकालीन भारतीय दर्शन में कृष्णचंद्र भट्टाचार्य की भूमिका एवं प्रासंगिकता। मैं बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का। भूमिका तक तो मैं अपने को सीमित कर सकता हूँ, प्रासंगिकता का प्रश्न बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि प्रासंगिकता के प्रश्न पर जब हम विचार करने लगते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों पर विचार करना पड़ता है। दार्शनिक की अपने देश और काल में उसके चिंतन की अपनी एक भूमिका होती है, लेकिन उस भूमिका को उस देश काल में प्रासंगिक सिद्ध करना ये बड़ा कठिन काम होता है। जरूर इतना मैं कर सकता हूँ कि उनकी भूमिका कृष्णचंद्र भट्टाचार्य की, केसी भट्टाचार्य की समकालीन भारतीय दर्शन में उनकी भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए उनके कुछ अवदान की चर्चा मैं कर सकता हूँ। प्रासंगिकता की चर्चा मेरे लिए कठिन है। कंट्रीब्यूशन की बात हम कर सकते हैं, रेलेवेंस की बात करना थोड़ा कठिन है। अपने विषय की शुरुआत में अगर करना चाहूँ, अगर हम भूमिका और प्रासंगिकता की बात करें तो भूमिका और प्रासंगिकता का प्रश्न ही
इस बात की पूर्वापेक्षा रखता है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन परिस्थितियों में कि केसी भट्टाचार्य ने अपने नए चिंतन का सृजन किया। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने केसी भट्टाचार्य को इस प्रकार का अपने तरह का चिंतन करने के लिए बाध्य की, या यूँ कह लीजिए समकालीन भारतीय दर्शन के उत्पत्ति, समकालीन भारतीय चिंतकों का जो योगदान है वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें समकालीन भारतीय दर्शन आया, या समकालीन भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि क्या है। यदि हम 11वीं शताब्दी से थोड़ी सी चर्चा में समकालीन भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि की मैं करूं, तो 11वीं शताब्दी में जो मुगल आक्रमण इस देश पर हुए, 11वीं शताब्दी में मुख्य तौर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गजनी का जो पीरियड था उसमें वहीं से वहाँ से ज़बरदस्त शुरुआत हुई थी। उसके 3 लक्ष्य थे, हम आप सभी जानते हैं। एक तो राजनीतिक पराधीनता, दूसरा धर्म परिवर्तन एवं इस्लामिक संस्कृति का विस्तार, और तीसरा आर्थिक लूट। राजनीतिक पराधीनता और आर्थिक लूट ये तो दो ऐसे प्रभाव थे जो बड़े स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए हमारे लिए। लेकिन धर्म परिवर्तन और इस्लामिक संस्कृति का विस्तार, यह एक गूढ़ अपरोक्ष ढंग से उसके एक लक्ष्य थे। ऐसे लक्ष्य के विरुद्ध सदियों तक भारत इस्लाम के प्रभाव को रोकने के लिए लड़ता रहा। विजेता एवं विजित के बीच ईर्ष्या और द्वेष भी बढ़ते रहे। शासित वर्ग ने मुसलमानों को म्लेच्छ कहा तो शासक वर्ग ने हिंदुओं को बुतपरस्त कहा। किंतु विजित होने के कारण हिंदुओं में निर्बलता के भाव बढ़ते गए। इसने हिंदुओं के आत्म पौरुष एवं आत्म तेज को क्षीण किया। वह ईश्वर की शरण में समर्पित होकर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था मानने लगा। वह स्वयं को, जिसे हमारे वैदिक ऋषियों ने अमृतस्य पुत्राः कहा था, वह पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभवाह, तू दयालु दीन है, तू दानी हम भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, इस रूप में उसने अपने आप को महसूस करने लगा। उपनिषद का कि वह उद्घोषणा जहां वह कहता है कि नायम आत्मा बलहीन लब्धः, उसकी जगह पर निर्बल के बलराम, इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने लगी। और इसी के साथ साथ इस प्रकार की जो पराधीनता, एक पराधीन व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की जो स्थिति होती है, वो सारे के सारी चीज़ें उसकी अपने आप में बदल जाती हैं। अपने आप में एक पराधीन व्यक्ति की जिसको स्वतंत्रता नहीं होती है, वह निश्चित रूप से गुलामी के दौर में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है समन्वय की। हमारे अंदर इस्लाम और भारतीय संस्कृति के बीच समन्वय के भाव भी वहाँ से डेवलप हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसा हुआ कि केवल आक्रमणकारियों ने अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपा, बल्कि हमने अपनी संस्कृति के साथ और उनकी संस्कृति, इन दोनों का समन्वय भी हमने करने की कोशिश किया। और वह समन्वय हमको मध्यकालीन संतों में, रसखान में, कबीर में, इन लोगों में देखने को मिल भी जाएगा। कला, साहित्य, संगीत आदि में इस्लाम का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ, जो खास तौर से जो प्रत्यक्ष रूप से परिणाम देखने को मिला भारत को, कि हजारों मंदिर टूटते गए और हम उन आक्रांताओं के सामने ईश्वर के भरोसे तमाशबीन बने रहे। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सब कुछ करेगा, मैं तो दीन हूँ, भिखारी हूँ, इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हुई, ईश्वर को सर्वोच्च मान करके, और उसी ईश्वर के सामने उन मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, और वहाँ हम चुप बैठ करके तमाशी में बैठे देखते रहे। इतना ही नहीं, इन भावनाओं ने धर्म को उसकी मूल भावना से विरत कर दिया। मैं केवल इस्लामिक आक्रमण का प्रभाव केवल इस रूप में ही नहीं देख रहा हूँ कि जो कुछ हमने खोया वो केवल उसमें उनका ही योगदान था। उन परिस्थितियों में हम जिस चीज़ से
बच सकते थे, हम वह भी नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, इन भावनाओं ने धर्म को उसकी मूल भावना से विरत किया। फलतः मिथ्याचारों, वाह्याडंबरों, छद्म तथा कथित कर्मकांडों, भोजन जैसे कैसे करें, कितनी बार करें, कितनी बार स्नान करें, हाथ कैसे धोएं आदि के चिंतन और व्यवहार में हमने अपनी शक्ति का बहुत बड़ा अपव्यय भी किया। परिणामतः हिंदू धर्म में तो पहले से ही अनेक वर्ग थे, अब और तमाम धार्मिक संप्रदाय खड़े हो गए एवं एक दूसरे के प्रति वैमनस्यपूर्ण व्यवहार करने लगे। ये लोग बातें तो आदर्श की करते थे, किंतु इनके आचरण व्यवहार के विपरीत थे। ऐसा चलता रहा, किंतु थोड़ा सा मैं इतिहासकारों के तरफ भी हल्का सा मैं इंगित कर रहा हूं, किंतु जिस अकबर ने अपने राज्य सत्ता विस्तार हेतु हिंदुओं के साथ कपटपूर्ण किंतु किंचित लचीला व्यवहार प्रदर्शित किया, उसे महान घोषित करने की इतिहासकारों में होड़ मच गई और कर्तव्य पथ पर आत्म बलिदान करने वाले लोगों के यशः गान की अपेक्षा विफलता के कारणों को गिनाकर मुगलों का मान स्थापित किया गया। ये हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल हुई। ये सही है कि हमारे इतिहास में हम पराजित हुए, हम शासित हुए, और यह भी सही है कि हमको जिसने पराजित किया उसकी शासकता भी हमने स्वीकार किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हमारे भीतर वो लोग नहीं थे, हमारे पास वो लोग नहीं थे जिन्होंने इसका प्रतिकार किया। उनके इतिहास को हमने गौड़ रखा और मुगल कालीन इतिहास को हमने थोड़ा मान और सम्मान के साथ मैंने प्रस्तुत किया। पराधीनता के इसी परिवेश में 18वीं शताब्दी में बक्सर एवं प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के शासन के सपने को पूरा किया। उस समय बंगाल भी धर्मांधता, रूढ़ियों, कुरीतियों, छुआछूत, सती प्रथा आदि कुरीतियों के आगोश में था। मूर्ति पूजा जो बहिरंग साधन थी वह इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि उसके सामने भिखारी बना मनुष्यता को बचाने के मदद की भीख मांगता नजर आ रहा है। इन्हीं कुरीतियों से, ये जो परिवेश मैंने जिसकी चर्चा किया, इन्हीं कुरीतियों से मुक्ति, मनुष्य की गरिमा की प्रतिष्ठा एवं स्वातंत्र्य, धार्मिक समन्वय एवं समानता, समकालीन समस्याओं के समाधान में शास्त्रों की भूमिका एवं उपादेयता, ये महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। भारतीय परंपरा में जितने सारे हमारे शास्त्रों की संरचना हुई, उन पर भाष्य लिखे गए, उन पर टीका लिखी गई, उन पर बहुत सारे वृत्ति लिखी गई, बहुत सारी चीजें आई। ये वाद संवाद और विवाद के माध्यम से इनका विस्तार हुआ। अब समय आ गया था जब इन शास्त्रों की उपयोगिता पर विचार किया जाए कि हमारे समाज के सामने जो समस्याएं हैं, व्यक्ति के सामने जो डे टू डे लाइफ में जो समस्याएं आ रही हैं, समाज के सामने जो समस्याएं हैं, राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं, और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, उस वसुधैव कुटुंबकम की जो समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं के समाधान में इन शास्त्रों का कोई योगदान होगा या नहीं होगा? मात्र ये मोक्ष शास्त्र ही बनकर के रह जाएंगे या समाज का भी मोक्ष होगा? इस प्रकार की विचारना, इस प्रकार शास्त्रों की भूमिका और उपादेयता के साथ उन्हें व्यवहारिक बनाने, विदेशी सांस्कृतिक आक्रमणों का प्रत्युत्तर देने, यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी। क्योंकि भाषा और संस्कृति से लेकर के, धर्म से लेकर के तमाम सारे मामलों में जो हमारे ऊपर आक्षेप आ रहे थे वेदांत के बारे में कि वेदांत तो जो है वो लाइफ निगेटिंग फिलॉसफी है, इसका कोई अपना जीवन दर्शन नहीं है। राधा कृष्ण जैसा आदमी उसी वेदांत पर सबसे पहले अपने एमए की डिजर्टेशन जब लिख रहा है तो वो वेदांत पर ही डिजर्टेशन लिखा, इसी का उत्तर देने के लिए।
श्री अरविंद ने सावित्री जैसे ग्रंथ की रचना किया, उपनिषदों की भूमिका, उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखे, उन्होंने दिव्य जीवन लिखा, उन्होंने श्री अरविंद ने फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर लिखा। ये सब उत्तर देने के लिए तथा पूर्व एवं पश्चिम के बीच एक सार्थक संवाद, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो समकालीन भारतीय दर्शन की जो बहुत बड़ी जो चीज़ लेकर के आया, वह पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद स्थापित करने, धर्म सुधार, समाज सुधार एवं वैज्ञानिक व्याख्या की भावना 19वीं शताब्दी में जिन भावना के साथ 19वीं शताब्दी में जिन चिंतकों ने योगदान दिया, उन्हें आधुनिक भारतीय चिंतक कहा गया। मैं आधुनिक भारतीय चिंतन शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि स्वातंत्रोत्तर भारत और स्वतंत्रता के पूर्व के भारत का विभाजन हम आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में ही अगर करें तो ज़्यादा सार्थक लगता है। समकालीन शब्द से थोड़ा हमें केवल यह शब्द अतीत के साथ कुछ चीज़ों को जोड़ करके लेकर आता है, लेकिन हमारा भारत स्वातंत्रोत्तर भारत अभी उतना अतीत नहीं हुआ है कि हम इसके लिए हम समकालीन शब्द को ढूंढें, क्योंकि हम ये कह सकते हैं पास्ट के लिए हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें इन चीज़ों के समकालीन थीं। हमारे साथ तो जो स्वतंत्रता के बाद जो घटित हो रहा है वह इतने कालक्रम में इतना तेज़ी के साथ घटित हो रहा है और इतने समन्वित ढंग से घटित हो रहा है कि हम आधुनिक भारत की परिकल्पना के साथ हम स्वतंत्र हुए थे। अब हमारा वह स्वतंत्रता के पहले का जो भारत था, वो भारत हमारा भारत, हम उसको अब भूल कर एक आधुनिक भारत के निर्माण के संदर्भ में हम आगे बढ़े, तो हम इनको आधुनिक भारतीय चिंतकों के संदर्भ में ही हम इनको संबोधित कर रहे हैं। एवं इस काल को भारतीय पुनर्जागरण काल कहा गया। ये भारतीय पुनर्जागरण काल ये रेनेसां की तरह से नहीं है, यह पुनर्जागरण केवल और केवल इस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि हम अपने संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति और राष्ट्र के प्रति हमने पुनर्चिंतन करना शुरू किया। इस दृष्टि से हम इसको पुनर्जागरण काल कह रहे हैं। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, तमाम सारे लोगों की श्रृंखला है, आप जानते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। इतनी चर्चा मैं जरूर करूंगा कि राजा राम मोहन राय दार्शनिक चिंतन का जो एक प्रारूप है तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, उस परिदृश्य में इनका कोई चिंतन नहीं है। और मैं भरसक अगर मैं कहूँ तो जितने सारे दार्शनिक हैं, समकालीन भारतीय दार्शनिक हैं, उन्होंने ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में तत्व मीमांसा की पृष्ठभूमि पर तो चिंतन किया है, लेकिन जिस तरह से हमारे आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में प्रमाण मीमांसा की चर्चा जिस रूप में की गई है, वो प्रमाण मीमांसा उस तरह की चर्चा यहाँ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनके लिए तत्व मीमांसा के विषय उतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो ज्ञान मीमांसा के प्रश्न उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने महत्वपूर्ण कि इनकी तत्व मीमांसा की पृष्ठभूमि पर जिस प्रकार के समाज की समस्याओं के समाधान के योगदान की अपेक्षा है। इसलिए प्रमाण मीमांसा उस तरह की आपको नहीं मिलेगी। जरूर थोड़ा सा दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते इन लोगों ने प्रमाण की चर्चा न करते हुए अपने अनुभव की पृष्ठभूमि पर चीज़ों को व्याख्यायित करने की कोशिश किया है। और उस दृष्टि से अगर मैं देखूं तो तमाम तरह की सती प्रथा के अंत से लेकर के बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सब के विरुद्ध इन लोगों ने आंदोलन छेड़ा, इन लोगों ने बहुत काम किया। महर्षि दयानंद तो ज्ञान और विज्ञान के स्रोत के रूप में ही वेद को स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों ने वेदों की पौरुषेयता, वेदों की अपौरुषेयता को लेकर के चर्चा की। लेकिन इससे दो चीजें इस पुनर्जागरण काल में, दो प्रवृत्तियां विकसित हुई। एक प्रवृत्ति तो वह विकसित हो रही है पुनर्जागरण काल में जो अपने परंपरा की पृष्ठभूमि पर तार्किकता की मांग को लेकर के तर्कतः चीजों को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जो प्रायः सभी दार्शनिकों ने किया है। मगर उसका आड़ लेकर के कुछ लोगों ने एक दूसरे तरह का इंटरप्रिटेशन भी करना शुरू कर दिया, जिससे समाज में आस्तिकता और नास्तिकता के बीच की एक बहुत बड़ी खाई भी डेवलप होने लगी। नास्तिकता उस संदर्भ में नहीं जिस संदर्भ में दर्शन के संदर्भ में हम नास्तिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं नास्तिकता का प्रयोग यहाँ धर्म और व्यवहार के बारे में कर रहा हूँ। नास्तिकता भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ऐसे स्थिति में पुनः समन्वय का काम करने की कोशिश किया
रामकृष्ण परमहंस ने, रामतीर्थ ने, विवेकानंद को आप ले सकते हैं, श्री अरविंद को ले सकते हैं जिन्होंने पूरा का पूरा चिंतन ही समग्र अद्वैतवाद के माध्यम से ये किया। राधा कृष्ण की कोशिश भी आपको वही दिखाई देगी। ये सारा का सारा, मगर एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन दार्शनिकों में है वो ये है कि यद्यपि कि भारतीय परंपरा में शरदर्शन से लेकर के और जो नास्तिक परंपरा के दर्शन है, इनका विकास एक साथ जबरदस्त ढंग से हुआ है, लेकिन इस सदी तक आते आते सबसे बड़ा जो वर्चस्व स्थापित हुआ वो केवल और केवल वेदांत का था। वेदांत का चिंतन एक ऐसा चिंतन था जो इन सारे दार्शनिकों के चिंतन की पृष्ठभूमि में आपको दिखाई दे जाएगा, और वही वेदांत की पृष्ठभूमि का चिंतन आपको केसी भट्टाचार्य के दर्शन में भी दिखाई देगा। लेकिन केसी भट्टाचार्य ने वेदांत के चिंतन को जिस तरह से इन लोगों का वेदांत का चिंतन है, उस तरह से केसी भट्टाचार्य ने वेदांत का चिंतन नहीं किया है। केसी भट्टाचार्य की अपनी एक विधि है, उनके सोचने का अपना एक ढंग है। उनकी केसी भट्टाचार्य की दृष्टि समीक्षात्मक और रचनात्मक है। मैं इन दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं बड़ी सतर्कता के साथ। उनकी दृष्टि समीक्षात्मक है, पहले समीक्षात्मक है और बाद में रचनात्मक है। समीक्षात्मक उनकी दृष्टि का जो हमको स्वरूप दिखाई देता है, वह उनको दिखाई देता है, वो यह मानकर चल रहे हैं कि भारतीय परंपरा के में अगर पूरी परंपरा को अगर देखने की कोशिश अगर हम करें, शास्त्रीय परंपरा को, शरद दर्शन से लेकर के और नास्तिक दर्शन की परंपरा को, तो कहते हैं कि 3 प्रकार के मत हैं। एक तो अद्वैत है महत्वपूर्ण, दूसरा द्वैत है और तीसरा है अनेकांतवाद। अद्वैतवाद, द्वैतवाद और अनेकांतवाद। अद्वैतवाद मतलब वेदांत, द्वैतवाद मतलब सांख्य और अनेकांतवाद मतलब जैनिज्म। केसी भट्टाचार्य सबसे पहले वह इन तीनों की समीक्षा करते हैं, लेकिन एक चौथी भी चीज है जो केसी भट्टाचार्य को सबसे ज्यादा प्रभावित जिसने किया है, और केसी भट्टाचार्य जिसको निश्चित रूप से अपनी व्याख्या में उतारते हैं, वो है पाश्चात्य दार्शनिक इमैनुअल कांट। केसी भट्टाचार्य को लगता ही नहीं है, बल्कि केसी भट्टाचार्य ने अपने दर्शन की व्याख्या का विषय, उनके दर्शन के व्याख्या की विषय वस्तु तो वेदांत है, लेकिन केसी भट्टाचार्य की उस विषय वस्तु की व्याख्या की विधि जो है वो इमैनुअल कांट की है। ये बहुत बड़ी, क्योंकि केसी भट्टाचार्य का यह मानना है कि जो अद्वैत वेदांत की जो ज्ञान मीमांसा है और जो ज्ञान मीमांसा की जो विधि है, और जो केसी भट्टाचार्य के ज्ञान मीमांसा की विधि जो इमैनुअल कांट की ज्ञान मीमांसा की विधि है, इन दोनों में कहीं न कहीं से बहुत बड़ा साम्य है। लेकिन केसी भट्टाचार्य को इन दोनों का अंतर भी दिखाई दे रहा है, और वो अंतर यह दिखाई दे रहा है कि केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं, केसी भट्टाचार्य का मानना यह है कि इमैनुअल कांट, मैं पाश्चात्य दर्शन का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं दुस्साहस करके बोल रहा हूँ, अजय जी और सतीश जी आप लोग क्षमा कीजिएगा। केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं, केसी भट्टाचार्य यह मान के चल रहे हैं, वो कांट का जब इवैल्यूएशन कर रहा है तो वह कह रहे हैं कि कांट के लिए ऑब्जेक्ट केवल वह है जो हमारे अनुभव में आता है, जो अनुभवाश्रित है। अनुभवाश्रित माने जो देश और काल में है, जिसका कोई रूप रंग और आकार है, यही ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट हमारी व्याख्या का विषय बन सकता है, जो हमारे अनुभव की परिधि में आता है, वही हमारे व्याख्या का विषय बन सकता है। जो नहीं है हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नॉमेना जिसको आप कहते हैं, फिनोमेना और नॉमेना का जो डिवीजन है। केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि यही छोटी सी एक भूल इमैनुअल कांट कर रहा है। अगर यह भूल नहीं किया होता इमैनुअल कांट, केसी भट्टाचार्य कांट के कंट्रीब्यूशन को स्वीकार करते कहते हैं शायद पाश्चात्य दार्शनिकों में अकेला ऐसा कांट दार्शनिक है जिसने वस्तुतः सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशन की प्रॉब्लम को समझा था और व्याख्या करने की कोशिश किया था, और बहुत दूर तक वह गया भी। लेकिन एक गलती उससे हो गई, और आप जानते हैं कि एक गलती कहाँ लेके चली जाती है।
कहा कि कांट यह समझने की भूल कर बैठा कि ऑब्जेक्ट का मतलब केवल और केवल वह ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट हमें देश और काल में प्रदत्त है, जो गिवन है, जो सेंस ऑर्गन के द्वारा प्रदत्त है। केसी भट्टाचार्य कहते हैं कि ऑब्जेक्ट तो वह भी है जो हमारे विचार की प्रक्रिया में विचारों के द्वारा विचार करने के लिए प्रदत्त होता है। दैट इज एन ऑब्जेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ थॉट गिवन बाय थॉट फॉर थॉट, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। विचार की प्रक्रिया में विचारों के द्वारा विचार करने के लिए जो विचार दिया जा रहा है वह भी एक ऑब्जेक्ट है। थोड़ी इस बात को मैं गहराई से बहुत नहीं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि और भी चीजें मुझे आना है, लेकिन वो भी एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? वो ऑब्जेक्ट पहले से मेरे पास नहीं था। हम आप जब बातचीत कभी कभी करते हैं तो विषय की शुरुआत हम लोग करते हैं, शुरू करते हैं, और विषय की जब शुरुआत करते हैं तो विचार की प्रक्रिया में ही विचार आते जाते हैं कुछ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसे विचार आ जाते हैं कि वही हमारी व्याख्या के मुख्य विषय बन जाते हैं, और जहां से हमने शुरू किया था वो पीछे छूट जाता है। वह भी एक ऑब्जेक्ट है। इसलिए जो कांट की पहले आलोचना हुई थी जिस फेनामेना और नॉमेना को लेकर के कि भाई ये आप कैसे कह सकते हैं कि वह अननोन है, रियलिटी वो नॉमेना अननोन है, क्योंकि यह कहना भी अपने आप में किसी न किसी एक कैटेगरी के भीतर आएगा, और अगर किसी न किसी कैटेगरी के भीतर अगर आता है तो फिर ये कहना कि वह अननोन है, ये भी थोड़ा सा इलॉजिकल है। केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं वो इसी गलती के कारण उसने कह दिया कि वो नॉमेना जो है वो अननोन है। अगर शायद वह अगर उसके ऑब्जेक्ट की ये परिभाषा रही होती, अगर उसने सोचा होता कि ऑब्जेक्ट केवल वह नहीं है जो देश और काल में जो रूप रंग आकार में है, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रदत्त है, केवल वही ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट वह भी है जो विचारों की प्रक्रिया में विचारों के द्वारा विचार करने के लिए प्रदत्त होता है, तो शायद कांट से यह गलती नहीं हुई होती। यह समीक्षा भी एक समीक्षात्मक भूमिका केसी भट्टाचार्य की बहुत बड़ी जबरदस्त है, बावजूद इसके कि केसी भट्टाचार्य इस बात के कायल हैं कि जो सिंथेटिक और एनालिटिकल करके जो विभाजन इमैनुअल कांट कर रहा है वो वास्तव में उसकी व्याख्या की ये जो विधि है वह विधि तो अद्वैत वेदांत की विषय वस्तु पर अपनाने लायक है, और केसी भट्टाचार्य ने उसको अपनाया भी है जब वह अपने दर्शन की जब वो शुरुआत करते हैं। केसी भट्टाचार्य अपने दर्शन की शुरुआत, उनकी भूमिका के बारे में ही मैं कहते चल रहा हूं, वो वहां से शुरुआत करते हैं जहां हम आप सभी ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। वस्तुतः जो केसी भट्टाचार्य की समस्या है, केसी भट्टाचार्य की समस्या यह नहीं है कि तत्व मीमांसा की व्याख्या कैसे किया जाए। केसी भट्टाचार्य की समस्या है केसी भट्टाचार्य की समस्या है कि क्या अनुभवाश्रित ज्ञान मीमांसा, क्या अनुभवाश्रित ज्ञान मीमांसीय विश्लेषण से चेतना के अद्वैत स्वरूप की तार्किक प्रतिष्ठा हो सकती है। आपने देखा होगा वेदांत में अद्वैत वेदांत में 2 विधियों की ओर संकेत किया गया है, एक तत्पदार्थ शोधन विधि, एक त्वम पदार्थ शोधन विधि। लेकिन आप देखेंगे कि तत्पदार्थ शोधन विधि पर ही पूरी की पूरी अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा होती है, चाहे वो तत्वमसि हो, चाहे अहम ब्रह्मास्मि हो, चाहे जो भी। त्वम पदार्थ शोधन विधि में केवल और केवल निषेध है, और केवल इसकी चर्चा करके छोड़ दी गई कि नेति 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 नेति, हम उसको नहीं जान सकते, नहीं है नहीं है नहीं है, मत इतना ही करके छोड़ दिया गया, नहीं जान सकते हैं। लेकिन नहीं जान सकते हैं भी कहना, यह भी केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि यह एक चैलेंज है कि आप जब कह रहे हैं कि हम नहीं जान सकते हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं कि नहीं जान सकते, उसका क्या आधार है। वही जो कांट के सामने प्रॉब्लम थी, किस आधार पर आप नॉमेना का निषेध कर रहे हैं, वही केसी भट्टाचार्य के सामने भी समस्या है कि नेति नेति किस आधार पर कहा जा रहा है। तत्वमसि से तो आपने ठीक है, तत्व और त्वम को जो है वो लक्षणा के माध्यम से आपने सिद्ध कर दिया, चलो भाई ठीक है। इसलिए केसी भट्टाचार्य की जो बेसिक समस्या है वो यह है, क्या अनुभवाश्रित ज्ञान मीमांसीय विश्लेषण से चेतना के अद्वैत स्वरूप की तार्किक प्रतिष्ठा हो सकती है।
और केसी भट्टाचार्य जब इस पर विचार करते हैं तो सबसे पहले वह उसी प्रश्न को उठाते हैं जो उपनिषदों का और हमारे ऋषियों का मूल प्रश्न था, जिसको आप हम सब बार बार बोलते हैं, मैं कौन हूं। यह आत्म का जो प्रश्न है, आत्म से संबंधित जो प्रश्न है, शुरुआत वह वहीं से करते हैं। मूलतः वेदांती हैं, इसमें कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन उस आत्मविश्लेषण की जो पद्धति उन्होंने अपनाई है, कहते हैं कि यह जो आत्मा के बारे में जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन 4 अवस्थाओं की जो विवेचना की गई है, वस्तुतः यह आत्मा की 4 अवस्थाएं नहीं हैं। यह आत्मानुभव की 4 अवस्थाएं हैं। एक आप देखिए, केसी भट्टाचार्य जो है वो अनुभव के धरातल पर अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं। शंकराचार्य, यद्यपि शंकराचार्य ने श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों का समन्वय करके अद्वैत की प्रतिष्ठा किया है, लेकिन शंकराचार्य के दर्शन में श्रुति, युक्ति और अनुभूति यद्यपि तीनों एक साथ चल रही हैं, लेकिन केवल और केवल अनुभव को न तो शंकराचार्य प्रमाण मान रहे हैं, न तो केवल श्रुति को शंकराचार्य प्रमाण मान रहे हैं, न तो केवल तर्क को प्रमाण मान रहे हैं। जहां श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों एक साथ हैं, वहां शंकराचार्य प्रमाण मान रहे हैं। लेकिन केसी भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान है, अकेले अनुभव को प्रमाण मान के चल रहे हैं, श्रुति का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, युक्ति का उल्लेख भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनुभव में जो घटित हो रहा है, उस अनुभव में घटित होने उस धरातल पर वो विश्लेषण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये जो 4 अवस्थाएं हैं, ये आत्मा की 4 अवस्थाएं नहीं हैं, ये आत्मानुभव की 4 अवस्थाएं हैं। उनकी अपनी परिभाषा भी है। जागृत को कह रहे हैं कि वह इंद्रिय प्रत्यक्ष संवेदन है, जागृत को कह रहे हैं कि वह इंद्रिय प्रत्यक्ष संवेदन है, और स्वप्न के बारे में वो कह रहे हैं कि यह इंद्रिय संवेदन रहित प्रत्यक्ष है। आप देखिए 2 शब्दों का अंतर। एक इंद्रिय संवेदन रहित सहित प्रत्यक्ष है जागृत, जहां हमारी ज्ञानेंद्रियों का संपर्क वस्तुओं से होता है, हमें संवेदनाएं मिलती हैं। लाख की भाषा में अगर कहिए तो स्वसंवेदनाएं जहां से हमको मिल जाती हैं हमको, यह प्रत्यक्ष का है। लेकिन स्वप्न की परिभाषा जब वो दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि यह इंद्रिय संवेदन रहित प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग स्वप्न के लिए वो कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? इसलिए वो प्रत्यक्ष शब्द का स्वप्न के लिए भी कर रहे हैं क्योंकि स्वप्न में जो घटित होता है वह सब कुछ वैसे ही घटित होता है जो हमारे अनुभव में घटित होता है। अगर आप योगाचार विज्ञानवाद को अगर आप उठा करके देख लीजिए, जहां वाह्यार्थ का निषेध है, वाह्यार्थ के निषेध के बावजूद भी स्वप्न में जो घटित होता है उसको वह कितना यथार्थ मान करके चलता है और उसके लिए वह तर्क देता है। यदंतर्ज्ञेय रूपम तद बहिर्वदो भाषते, कहने के बावजूद भी वह कहता है कि जो कुछ है वह आभाषित तो होता है, लेकिन जो घटित होता है वो आभाषित नहीं होता है हमारे अंतर में। तो केसी भट्टाचार्य इस बात को कह रहे हैं कि जो स्वप्न है ये इंद्रिय संवेदन रहित प्रत्यक्ष है, और जो निद्रा की अवस्था है वह शून्य की चेतना है। उनकी अपनी देखिए परिभाषा सोचने की, निद्रा की चेतना वो शून्य की चेतना है। शून्य की चेतना माने निद्रा में कोई संवेदन नहीं होता। स्वप्न में संवेदना है, जागृत में संवेदना है, लेकिन जो निद्रा है वो निद्रा की चेतना, जो सुषुप्ति है वो सुषुप्ति न तो जागृत की अवस्था है न तो स्वप्न की अवस्था है, अपितु यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो शून्य की अवस्था है वह चेतना की शून्य की अवस्था है। तुरीय को कह रहे हैं कि तुरीय अवस्था इन सबसे परे है। इसलिए पहला जो संशोधन केसी भट्टाचार्य कर रहे हैं कि ये आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं, कह रहे हैं ये आत्मानुभव की 4 अवस्थाएं हैं। एक तो यहां से केसी भट्टाचार्य के दर्शन की शुरुआत होती है, और जब केसी भट्टाचार्य विचार करते हैं इन प्रश्नों को लेकर के, जब इस पृष्ठभूमि पर विचार करना शुरू करते हैं तो केसी भट्टाचार्य सबसे पहले विचार पर ही विचार करते हैं।